हमारे हिंदुस्तान में हमें सारी चीजें समझाई जाती हैं, साइंस पढ़ाई जाती है, मैथ्स पढ़ाई जाती है, बट फाइनेंस एज सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते। तो उसके कारण मुझे लगता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन जो होनी चाहिए अबाउट एसेट क्लासेस, कि रियल एस्टेट क्या है, इक्विटी क्या है, ये बेसिक चीजें टेक्स्ट बुक में नहीं है। गोल्ड खरीदने के लिए यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ नॉलेज, करेक्ट। जबकि ऐसा ये एक मिथ कहता हूँ। बट इफ यू आर बाइंग प्योर गोल्ड या आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, गो टू द राइट ज्वेलर, आप बिल से ज्वेलरी लो, पे योर GST एंड मेक श्योर कि आप जो ले रहे हो दैट इज प्योर। When I came to real estate, I associated with the project जो कि अर्ली स्टेज पे था, जो प्री लॉन्च स्टेज पे था, और उस टाइम टिकट साइज भी बहुत बड़ा नहीं था। प्री लॉन्च बुकिंग अमाउंट बैक इन 2011 it was 5 lakh rupees for one apartment. So I started with that and I had multiple bookings from my friends and my people who were known to me. That's how I started my career and वो portfolio appreciate हुआ. And then one thing led to another and it's been like more than 13 years that I'm in real estate. हमारी फैमिली वेल्थ कैसे बनी? हमने ज्वेलरी बिजनेस में पैसा डाला। अब ये गोल्ड से पैसा बनाते हैं, हम गोल्ड की इक्विटी से पैसा बनाते हैं। सो माय फादर इन्वेस्टेड इन टाइटन। Okay. तो टाइटन स्टॉक इट हैज बीन कंपाउंडिंग एट द रेट ऑफ 24-25%। 24-25% की कंपाउंडिंग का मतलब क्या है ना, 10 साल में 10x। तो रियल एस्टेट का जो मेन प्लेनेट होता है ना, वो मंगल होता है, मार्स। Okay. तो नेट पे ना ऑलवेज जाकर, जैसे अब 2025 शुरू हुआ, तो जरूर डालिए कि मंगल कब नीच का होने वाला है और मंगल कब बकरी होने वाला है। ठीक है सर। आपको वो डेट्स आ जाएंगी। उन डेट्स पे अपने रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट को थोड़ा ठंडे बस्ते में डालिएगा। क्यों लॉस झेलना? उन डेट्स को अवॉइड करिए, मतलब ही नहीं कि आपका रियल एस्टेट फेल है। Hello guys and welcome to today's podcast. Today's podcast is going to be very interesting क्योंकि आज हमारे साथ सिर्फ एक गेस्ट नहीं है, we have 4 experts और आज ही हमारी थीम होने वाली है इन्वेस्टिंग के ऊपर। इन्वेस्टिंग की हम सभी बहुत सारी बातें सुनते हैं, लेकिन किसी को बहुत सारी इन्वेस्टिंग की टिप्स नहीं पता, ये नहीं पता कि किसको कहाँ पे पैसा डालना चाहिए, कब डालना चाहिए, कौन सी उसके लिए एसेट क्लास बेस्ट है। तो हमने बुलाए ऐसे 4 एक्सपर्ट्स जो रिप्रेजेंट करते हैं अपनी एसेट क्लासेस को। So let's welcome, representing equity, stocks, mutual funds, Bhavesh Garg. He's the director of VSN Financial Services. Mr. Kunal Sharma, he's the founder of Kunal Realty and he's going to represent real estate investing today. Mr. Akshay Ahuja, he's a jeweler by profession, running Ahuja Jewelers successfully. And astrologer Dr. Virendra Sani to top it all. क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ही आपको बता सकती है कि किसके लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट किस वक्त पे सबसे सही रहेगी। तो आइए दोस्तों, अपना पॉडकास्ट, ग्रुप पॉडकास्ट शुरू करते हैं। तो गाइस, ये पॉडकास्ट में आप लोगों को ज्यादा बिल्कुल भी सीरियस नहीं होना है। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी फन एंड एजुकेटिंग पॉडकास्ट फॉर आवर व्यूअर्स। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टिंग इज वेरी अंडररेटेड इन इंडिया। तो आपको क्या लगता है कि ये इज इट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज, या लोग पैसों की वजह से ही स्टार्ट नहीं कर पाते क्योंकि शायद सोचते होंगे कि यार बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ जाएगा, कैसे स्टार्ट करूं, या राइट गाइडेंस नहीं है। तो इसका सबसे पहले आंसर कौन करना चाहेगा? Anyone of us can. Okay. So see, I think finance and numbers go hand in hand, and जहाँ पे मैथ्स आ जाता है लोगों को लगता है कॉम्प्लिकेशन आ गई। तो मुझे लगता है हमारे हिंदुस्तान में हमें सारी चीजें समझाई जाती हैं, साइंस पढ़ाई जाती है, मैथ्स पढ़ाई जाती है, बट फाइनेंस एज सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते। तो उसके कारण मुझे लगता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन जो होनी चाहिए अबाउट एसेट क्लासेस, कि रियल एस्टेट क्या है, इक्विटी क्या है, ये बेसिक चीजें टेक्स्ट बुक में नहीं है। तो उसके कारण मुझे लगता है देयर इज अ वेरी बिग गैप। ना स्कूल्स में है, ना प्राइमरी एजुकेशन में है, ना सेकेंडरी में है, कॉलेजेस में भी नहीं सिखाई जाती, ये लाइफ स्किल्स हैं। तो मुझे लगता है सरकार है टू ब्लेम फॉर, है ना। बुक्स में लेके आओ भाई फाइनेंस, पढ़ाओ बच्चों को, तभी तो जाके थोड़ा एसेट क्लास अवेयरनेस होगा और लोगों को समझ में आएगा एंड इजी रहेगा। मुझे लगता है मनी मैनेजमेंट अगर आप सीख गए तो आप लाइफ का 75% ऑफ द पार्ट इज डन, इज थ्रू, सो यू कैन इजीली सेल थ्रू। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों ने किस एज से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी। अब जैसे भावेश ने बोला कि एजुकेशन इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम और टेक्स्ट बुक्स में या स्कूल करिकुलम्स में ये सब पढ़ाया नहीं जाता। तो आपको अपनी एसेट क्लास के बारे में नॉलेज कब मिली, कब आपने सोचा कि यार अब से इन्वेस्टिंग शुरू कर दूं? कुणाल भाई, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू। So for me, I started my investments when I came into real estate. First, you need funds to invest,
एंड इन दोज टाइम्स बाकी चीज़ें इतनी पॉपुलर नहीं थी या मेरी अवेयरनेस कम थी, एज भावेश टोल्ड, कि आपको फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट नहीं है कि आपको इन्वेस्ट कैसे करना है. Even the ones you'll find, the people who are of our age, who are working in big corporates, even they also struggle to invest. वो भी hit and trial से invest कर रहे हैं. There is no system. And ये portfolio diversification और ये सब चीज़ें हम बताते हैं, but still lot of people are still unaware. राइट. अक्षय. हमने तो तब स्टार्ट किया when we started the incubating the idea of Ahuja Jewelers. That was our first investment into jewelry, as per se. And तब से we've realized कि one of the assets which has always been increasing is gold. It is safe, it is sound, and it is solves two problems basically. एक तो security. You have sense of security. कभी भी आप cash out कर सकते हो. That is what I believe is I can say for gold. And Bhavesh. So my father has been into investments and equities for the past 3 decades. तो बचपन से ही घर पे CNBC, जी बिजनेस ये चलता था. तो मार्केट गिर गई, मार्केट ऊपर हो गई है, बचपन से ही सुनते थे. सो व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड विद माय जॉब, तो सैलरी जब आनी थी तो पता चला कि सैलरी पूरी नहीं आई, आधी SIP में कट गई. तो दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड कि यस, कि मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू हो गई है, कि मेरे पैसे ऑलरेडी कट रहे हैं, है ना. ऑफ कोर्स मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज, जब वो कहते हैं ना स्किन इन द गेम, जब मेरे खुद के पैसे जाने लगे तो मुझे रियलाइज हुआ यस अब मेरे पैसे जा रहे हैं. सो आई हैव टू बी इन्फॉर्म्ड एंड पता चलना चाहिए. सो ग्रेजुअली मैंने डैड से बातें की, मैंने समझा सारा कुछ, एंड दैट इज हाउ इट स्टार्टेड. इट्स बीन 15 years. अच्छा, since 15 years you've been Yeah. invested. Yeah. और इनकी पहली इन्वेस्टमेंट शुरू हुई थी अपने डैड के थ्रू और इन्हें Yeah. पता भी नहीं था कि. Absolutely nothing at all. Yeah. ओके. सो एस्ट्रोलॉजर साहब, आप बताओ कि आपने भी डेफिनेटली इन्वेस्टिंग शुरू करी होगी, बट किसी एक इंडिविजुअल के लिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उसे उसका चार्ट देख के कुछ ऐसी चीज़ें भी बताते हो कि सर आपके चार्ट्स देख के आपको तो रियल एस्टेट ही सूट करता है, या फिर नहीं आपको गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा कुछ आप बताते हो सर? जी, पहले तो आपका शुक्रिया हम सबको एक ही मंच पर लाने के लिए. सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ वेरी स्पेसिफिक वर्ड, है ना. बड़ा जनरल सा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट, लेकिन किसको क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ये अगर आप देख लेंगे ना तो बिलीव करना जहां भी आप हैं, जिस स्टेज पे हैं, उससे 10 गुना जरूर हो जाएंगे. मसलन एग्जांपल देना चाहूंगा, लेट्स से अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2 और 7 नंबर आ रहा है, लेट्स से किसी की डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई, किसी को भी देख लो उसकी पॉकेट में आपको वन काइंड ऑफ पंक्चर मिलेगा, जैसे पंक्चर होता है ना, हवा निकालता है टायर की, ऐसे उसकी पॉकेट में चाहे आप 10,000 रुपए डाल दो, कहाँ लीक हो जाएगा ही नेवर नो. अब 2 और 7 नंबर. जी, 2 और 7 नंबर किसी का भी आप उठा के देख लीजिए रैंडमली. अब अगर ऐसे पर्सन को अगर हम सजेस्ट कर दें आप इन्वेस्टमेंट करो तो वो सेफ रहेगा ना, बिकॉज उसका पैसा तो टिकना नहीं जेब में. लेकिन हम नहीं सोचते. बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर मैंने भी अपनी लाइफ में बड़े डिलेड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, और मैं ओपनली कहना चाहूंगा भावेश जी रिस्पांसिबल फॉर दैट. आई नेवर डिड एनी इन्वेस्टमेंट. सर फॉर डिलेड इन्वेस्टमेंट भावेश इज रिस्पांसिबल या डिलेड करवाने के लिए स्टार्ट करवाने? बिकॉज मेरी अपनी डेट ऑफ बर्थ में इन्वेस्टमेंट एंड ऑल आता नहीं. रनिंग कैश अच्छा आता है, टच वुड, बच्चे बच्चे सब चलेंगे, लेकिन कॉम्बिनेशन में ये नहीं आता. लेकिन अगर मैं एक चीज और बताऊं, अगर आप मुझे अलाउ करते हैं, 2 और 7 का मैंने आपको बताया, एक कॉम्बिनेशन और बता रहा हूं. अगर रियल एस्टेट में कुणाल भाई कोई आपके पास क्लाइंट आता है और आप सोचते हो यार ये जमीन में कुछ अच्छा फायदा कमा के दे भी देगा, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ में 2, 5 और 8 जरूर आना चाहिए. जैसे 2 मई 1980, लेट्स से 8 भी आ गया, 5 भी आ गया, है ना. ये आप नोट करना, किसी क्लाइंट में दिख जाए 2, 5, 8, बेझिझक आप उस पर इन्वेस्ट करना. एंड सर आहूजा ज्वेलर जी, आपके लिए मैं कहना चाहूंगा, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में सर 3 आ रहा, 6 आ रहा, बिंदास, मतलब वो कस्टमर आपको ना विंडो शॉपिंग करने वाला नहीं मिलेगा. मैं 3 और 6 वाला ही हूं. उसे चाहे 10-20% ज्यादा बोल देंगे वो भी दे जाएगा, मतलब ईगो पर लेकर. तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट नंबर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. दैट्स इट. ओके. जैसे जो आपने 2 और 7 का मेरे डेट ऑफ बर्थ में आया आपसे था, सबकी इन्वेस्टमेंट जरूरी है सर की. सम कर सकते हैं, सम. अब जैसे मैं मेरा 3 और 6 आपने बोला, जी जी जी. तो माय डेट ऑफ बर्थ इज 3 जून, तो मतलब मैं इनका अच्छा कस्टमर बन सकता हूँ जब बिल्कुल बन अभी. हाँ अक्षय भाई, मैं एक चीज बताऊंगा, ये बातों बातों में याद आया कि अगर सर किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में 6 नहीं है या 5 नहीं है, मतलब पूरे डेट ऑफ बर्थ में 6 नहीं आ रहा या 5 नहीं हो रहा, चाहे आप कितने बड़े बिजनेसमैन है, कितने अमीर आदमी है, सर आपको उस पैसे का कभी लुत्फ आएगा ही नहीं. आप वो पर्सन हमेशा कहीं ना कहीं दुखी होगा, यार पैसा तो कमाया लेकिन यूज नहीं हो रहा, या मजा नहीं आ रहा लाइफ में. क्यों? 6 और 5 नंबर नहीं है. आजमा लीजिए अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ, आप देख लीजिए, अगर है यू आर लकी वन.
नहीं है तो प्लीज उसको ऐड कीजिए, चाहे मोबाइल नंबर के थ्रू, चाहे गाड़ी के नंबर के थ्रू, एनी काइंड ऑफ ऑप्शन यू आर हैविंग। सर एक क्वेश्चन मैं भी जी आपसे सर, पूछूंगा। हाँ। अब मुझे पर्सनली ये लगता है कि मुझे ना रियल एस्टेट भाता नहीं है। जी, जी, तो जी। जो सब लोग बहुत अमीर बने हैं रियल एस्टेट से, जी, जी। मुझे लगता है मेरी प्रॉपर्टीज वही है, या हल्का फुल्का मुझे एप्रिसिएशन दिया, जितना देना चाहिए था नहीं उतना दिया। नहीं मिला। तो मुझे लगता है ये एसेट क्लास मेरे को भाता नहीं है। जी तो अब अगर मुझे लगता है तो ये साइंटिफिकली अप्रूव कर सकते हैं, जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ 20 फरवरी 1990 है, जी ठीक है, तो मुझे ये एसेट क्लास नहीं भाएगा, मैं आगे से भी ना करूं, क्योंकि मैं तो फर्म बिलीवर हूं इक्विटी का। जी। देखो भावेश भाई की न्यूमरोलॉजी इज ओनली जस्ट मतलब कहते हैं ना सरफेस नॉलेज एस्ट्रोलॉजी। इसके लिए वैसे तो आपकी कुंडली देखनी होगी, लेकिन स्टिल आपको एक हिंट दे रहा हूँ, 2, 5 और 8 ये 3 नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कंबाइंड कॉम्बिनेशन में नहीं है, डोंट गो फॉर प्रॉपर्टी। किसी और के नाम पे, वाइफ के नाम पे आप ले सकते हैं, बच्चे के नाम पे ले Yes, सकते हैं, लेकिन यस अगर आपके पास 2 और 8 है और वाइफ के पास 5 नंबर है, देन आल्सो यू कैन हैव जॉइंट रजिस्ट्री, joint. देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। वो तो वैसे भी सर फायदा होता है जी, जॉइंट जी, लेने का जी, प्रॉपर्टी। अब सॉरी बट एज यू सेड सर, तो एक चीज तो यू नो एस्ट्रोलॉजी इज एक वैदिक साइंस है, बट एक चीज कर्म भी है। जी, जी, तो जी। मुझे लगता है शायद उनको राइट, Right. जैसे यू आर एन एक्सपर्ट इन म्यूचुअल फंड एंड पीपल हैव लॉस्ट सो मच मनी इन Yeah, म्यूचुअल absolutely. फंड्स एंड इक्विटीज, एवरीबॉडी सेज कि ये सट्टा है, इवन दो, जबकि अदरवाइज अदर साइड ऑफ द कॉइन भी है, Yeah. पीपल हैव मेड लॉट ऑफ मनी इन स्टॉक्स एंड इक्विटीज। Yeah. बट अगर राइट गाइडेंस चाहिए, आपको Absolutely. नीड द राइट कंसल्टेंट, यू नीड द राइट गाइडेंस, मे बी आपको शायद वो रिवॉल्यूट करने की जरूरत है। एब्सोल्युटली। तो अगर हमें पता हो कि हम सही रास्ते पे हैं एज पर आवर स्टार्स, तो आप आधी जंग वैसे जीत जाते हैं। अब जैसे आप बता रहे थे, तो कई बार हमारे पास भी कस्टमर्स आते हैं कुछ स्टोन्स वगैरह लेने, जेम स्टोन्स लेने, जी, उनका भी उनकी स्पेसिफिक होता है कि हमें किसी ने कहा है कि हमें ये स्टोन चांदी में ही पहनना है, हमें ये स्टोन गोल्ड में ही पहनना है। जी, तो जी। ऐसी भी प्रेफरेंस लेके बहुत आते हैं, तो इस पे भी कुछ आप बताओ। देखो अक्षय भाई, कभी जो भी आपको प्लैनेट्स मिल गए ना ऊपर वाले से, उसे आप चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज आई एम स्ट्रॉन्ग बिलीवर दैट कि जब आप पैदा होते हो तो आपको 2 मेन प्लैनेट्स मिलते हैं जो आपकी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। नन ऑफ एनी एस्ट्रोलॉजर कैन चेंज योर डेस्टिनी, ये बात आप मार्क कर लीजिए, बट द थीम कैन बी मैनेज्ड। कि भगवान ना करे अगर एक्सीडेंट लिखा है तो वो ट्रक से नहीं होगा, साइकिल से हो जाएगा, इफ यू आर अवेयर। तो जो आपने एग्जांपल लिया, लेट्स से हम ओपल का एग्जांपल लेते हैं, ओपल स्टोन होता है, ये शुक्र के लिए होता है। अब शुक्र के स्टोन को अगर आप गोल्ड में डाल दें, एंड गोल्ड इज जुपिटर, ये दोनों प्लेनेट आपस में दुश्मन माने जाते हैं। अब 2 दुश्मन 2 सरकार आपकी एक हाथ में आ गया तो वो और डाउन करेगा आपको। दैट्स वाई सिल्वर इज प्रेफरेबल, कि ओपल मतलब शुक्र, सिल्वर मींस चंद्रमा, चंद्रमा और शुक्र का कॉम्बिनेशन अच्छा है, तो ये थोड़ा ब्लिसफुल, ये एनर्जीज ऐड करेगा, लक नहीं बदलता। जिन प्लेनेट की ऊर्जा आपके अंदर कम है वो ऐड हो जाएगी। यस, ठीक है, तो आई थिंक एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम सबको इन्वेस्टिंग के बारे में काफी ज्यादा पता चल गया। सो डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी को कंसीडर किया जाएगा सर किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले। तो मेरा अगला सवाल आप सभी लोगों से है कि इफ you have to answer this as per your own asset classes. If somebody had to start investing today, what is the minimum amount they should be investing in your asset class or your field to see real growth? कुणाल, आपसे स्टार्ट करते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट किसी को रियल एस्टेट में कितने का करना चाहिए। जैसे पर्सनली मैं ऐसे सोचता हूँ यार, रियल एस्टेट में 50-60 लाख तो डालना ही पड़ेगा। फिर एक हिंड्रेंस भी आ जाती है कि अगर उतना पैसा ही ना हो किसी के पास तो वो शुरुआत कैसे करे। आप इसका थोड़ा सा बढ़िया सा आंसर बताओ। रियल एस्टेट इज वन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एसेट क्लासेस जिसमें यू कैन टेक मॉर्टगेज, आपको सरकार भी सपोर्ट करती ठीक है। है। मोस्ट ऑफ द लोगों का पेन पॉइंट ये है कि हम इतना सारा टैक्स दे रहे हैं, हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, वी डोंट गो टू हॉस्पिटल्स, इंफ्रा नहीं है, तो हाउ डू आई लिवरेज दैट, व्हाई एम आई पेइंग दैट टैक्स फॉर। तो दैट्स ओनली वे इज, आप जो इनकम टैक्स भर रहे हैं आईटीआर के अगेंस्ट, यू कैन टेक 4.5 टाइम्स जो आपकी आईटीआर है उसका आप होम लोन ले सकते हैं, यू कैन बिल्ड दैट एसेट। आपने 50 लाख की बात बोली, अगर 50 लाख नहीं है आप 10 लाख ओन कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, 40 लाख का लोन ले सकते हैं, ठीक है। यू हैव एन एसेट ऑफ 50 लाख रुपीस। ओके, तो मतलब ये फिर मेरे को लोन तो कम से कम 10-15 साल तो 50 चलाना है। लाख चंडीगढ़ ट्राई सिटी के आसपास, दैट्स द स्टार्टिंग टिकट साइज फॉर अ गुड इन्वेस्टमेंट। ओके, इसकी अगली बात भी हम कुछ देर में डेफिनेटली करेंगे आफ्टर वी आस्क अक्षय आहूजा कि आपके एसेट क्लास में मिनिमम इन्वेस्टमेंट टू सी रियल ग्रोथ रियल ग्रोथ कैसे करते हैं लोग? मुझे लगता है अक्षय बहुत ही रिलेटिव टर्म है। किसी के लिए 1 लाख रियल ग्रोथ है, किसी के लिए 1 करोड़ रियल ग्रोथ है। ट्रू दैट। बट हमारी एसेट क्लास में ऐसा है कि आप 1000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। यूजुअली हम जो स्टार्ट करते हैं, हम एक मेंबरशिप स्कीम जैसे हमारे पास है,
तो 5,000 10,000 50,000 SIP सिस्टम ही हो गया, उसमें भी लोग ज्वेलरी या गोल्ड में इन्वेस्ट कर लेते हैं, सो ये एक तो लमसम नहीं चाहिए होता। तो गोल्ड एसेट में ये आपके फिजिबिलिटी, आपके पास 1,000 है या 10 लाख है, आप आज से स्टार्ट कर सकते हो। दैट इज व्हाट आई फील फॉर गोल्ड। ओके, एंड भावेश? सो जैसे कि इन्होंने बोला, स्टार्ट करने के लिए इंडिया में SIPs यू कैन स्टार्ट विद एज लो एज 250 रुपीज़। सो बहुत बेसिक अमाउंट रखा हुआ है, 250 रुपये से चालू कर सकते हो। बट ऑफ कोर्स हैविंग सेड दैट, बेसिक फाइनेंस का थंब रूल ये कहता है, अगर आज आप 100 रुपये कमा रहे हो तो 30 रुपये सेव जरूर करो। सेव कर रहे हो, कुछ सोना लो, कुछ स्टॉक्स में डालो, कुछ रियल एस्टेट के लिए डाल सकते हो, इफ टू स्टार्ट बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो। सो पोर्टफोलियो ऑन अ होल एक यूनिवर्स है, उसके अंदर आप कैसे बना रहे हो डिपेंड्स कि आपकी वो 100 रुपये वाली इनकम वो 10 करोड़ है, 1 करोड़ है या 10 लाख है, उसको आप उसके अकॉर्डिंग यूटिलाइज करना है। मेरी एसेट क्लास में आपको टाइम लगता है, कंपाउंडिंग एक डेकेडल टर्म है। डेकेड्स में अगर आप मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हो तब आपको कंपाउंडिंग का नेचुरल वंडर, जिसको हम 8th वंडर बोलते हैं, वो दिखेगा। उसके लिए टाइम लगेगा। ये ऐसा नहीं है, लक्ष्मी चिटफंड नहीं है, 21 दिन में पैसा डबल नहीं होता है। पैसे को कंपाउंड करने के लिए टाइम चाहिए। स्लोली स्टेप अप करो। 30 रुपये आप 30% ऑफ योर इनकम शुड गो टुवर्ड्स योर पोर्टफोलियो। इसमें मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ? डेफिनेटली सर। इसमें मैं ऐड ये करना चाहूँगा, जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन काम करती है कि यार यहाँ इन्वेस्ट करें या ना करें। उससे पहले आपको एक काम जरूर करना है, एक होमवर्क। आप पहचानिए कि क्या आपका मन स्टेबल रहता भी है। ये तो नहीं कि कभी खुश हैं, कभी बिल्कुल दुखी हैं, या आपके घर में जो मदर है, ये मदर की हेल्थ खराब तो नहीं है, या मदर और आपके रिलेशन खराब तो नहीं है, या आपके घर में सीपेज तो नहीं आता, पानी का नल टपकता तो नहीं रहता बिना बात के ठीक कराने के बाद। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? इन सब का मतलब है कि आपका चंद्रमा खराब है, तो आपकी जो इंट्यूशन होगी ना, आपको डुबोएगी। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो हमारे महारथी बैठे हैं, इनसे गाइडेंस लेकर इन्वेस्ट करें। कई लोग अपने आप लग जाते हैं रियल एस्टेट, जो उनके समझ में आता है ये कर दें वो कर दें, तो वहां पे फेलियर होता है, फिर वो रियल एस्टेट को पहुंचते हैं। नथिंग इज, उन्हें रियल एडवाइजर नहीं मिला। Real एडवाइजर expert जरूर लेना advisor। चाहिए अपने अपने फील्ड। राइट। मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि इन्वेस्टिंग इज ऑल्सो अ बिहेवियरल थिंग। इफ यू हैव अ हैबिट ऑफ इन्वेस्टिंग, तो आप इन्वेस्ट लॉन्ग पीरियड के लिए भी करोगे और आपकी वेल्थ ग्रो होगी। बट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द हैबिट। अगर आपकी हैबिट ही नहीं है तो आपके पास जितना मर्जी पैसा आए, आपको पता है कि यार ये खर्चा भी करना है, ये भी करना है, और फिर इन्वेस्टिंग को लोग रूल आउट ही कर देते हैं कि यार पैसा ही नहीं बचा, अब इन्वेस्ट कैसे करूँ। वेयरएज आई थिंक इट शुड बी द अदर वे अराउंड, कि पहले इन्वेस्ट कर दो, उसके बाद अपने खर्चे आप उस हिसाब से थोड़े बांध लो कि यार जो इन्वेस्ट करना है वो तो साइड में ही निकल जाता है। जैसे कि भावेश के डैड ने किया कि सैलरी से बिना बताए पैसे ही काट लिए, है ना, कि अब उसके बाद ही करना है भावेश को जो भी करना है। राइट। सो आई बिलीव कि ऐसा होना चाहिए। प्लस अब एक इन्वेस्टिंग बिहेवियरल थिंग की बात करते हैं, तो अब इन्वेस्टिंग क्योंकि जल्दी स्टार्ट करनी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड्स में बंदा शुरू कर लेता है 500 रुपये से, 1000 रुपये से, वहाँ से उसकी आदत बन जाती है। और मेरे को ऐसा लगता है कि ईजीएस्ट वे इसकी SIP कर लो, म्यूचुअल फंड्स में स्टार्ट कर लो, 1000 2000 फिर 5000 10,000। तो आई थिंक इन्वेस्टिंग की गेम में म्यूचुअल फंड्स में लोग जल्दी स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक बात आती है रियल एस्टेट की और गोल्ड एंड ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट की, मुझे लगता है कि वहाँ पे थोड़ा सा लोग लेट स्टार्ट करते हैं। आपको क्या लगता है इसके बारे में? As you said rightly, real estate big ticket asset class है. Right. You need more funds to buy real estate. तो as भावेश said कि आप decadal investments कीजिए, let's say आपका portfolio बड़ा हो गया, आप उसके against loan लेके you can make the down payment for your asset. आप home loan लेके further उसको top up कर सकते हैं and you can buy assets. राइट। But as you said, it's a behavioral thing कि आप invest करना आपकी एक बिहेवियर है, एंड अगर आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा उसके ऊपर बिल्ड होता रहेगा। अगर इफ यू मेक मनी इन रियल एस्टेट, आपको राइट एडवाइजर मिल जाए, आप उसको पोर्टफोलियो को बढ़ाते रहोगे, एंड नॉट जस्ट यू, आप अपने नेबर्स, अपने फ्रेंड्स, यू लाइक टू सजेस्ट थिंग्स व्हिच आर वर्किंग फॉर यू। तो एक एक्सपीरियंस है, एक बिहेवियर है, दैट प्लेज अ बिग रोल। राइट। मुझे ऐसा लगता है कि पीपल फील कि गोल्ड खरीदने के लिए यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ नॉलेज, करेक्ट। जबकि ऐसा ये एक True. मिथ कहता हूँ मैं इसको, कि सबसे इजी परचेज करना इज गोल्ड। हाँ, हो सकता है कि आपका स्टार्टिंग कैपिटल मार्केट, मतलब स्टार्टिंग आपको 1000 2000 5000 10,000 से शुरू करो,
या लाख रुपए से आप शुरू करो. बट इफ यू आर बाइंग प्योर गोल्ड या आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, गो टू द राइट ज्वेलर. आप बिल से ज्वेलरी लो, पे योर GST एंड मेक श्योर कि आप जो ले रहे हो दैट इज़ प्योर. तो उसमें एक तो यू आर सेफ साइडेड, इट इज़ अ सेफ इन्वेस्टमेंट. इट इज़, मैं गोल्ड को कैश इन्वेस्टमेंट ही कहता हूँ कि आप कभी भी उसको कैश आउट कर सकते हो, विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि लोगों का इन्वेस्टमेंट बिहेवियर ही नहीं होता, दे आर नॉट हैबिचुअल टू इन्वेस्टिंग. तो इमरजेंसी फंड्स अगर आपने कलेक्ट करने हैं तो गोल्ड इज़ वन ऑफ द एसेट जो आप आज शाम को 8 बजे किसी के पास जाओ तो आप 8:30 बजे कैश लेके घर आ सकते हो. ऐसा मुझे लगता है कि हम किसी और एसेट में ऐसा नहीं कर सकते. क्या हम म्यूचुअल फंड्स में ऐसा कर सकते हैं कि सुबह अगर हम अपने MF बेचना चाहें, लेट्स सपोज 10:30 बजे कॉल ले लिया, आपको बता दिया कि यार तो उस पे तो इनके पास तो जूलर के पास जाना पड़ेगा, आपको तो बटन दबाना है, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा. इट इज सो लिक्विड. तो क्या वो शाम तक आ जाएगा? अब मैं आपको बता क्यों रहा हूँ 24 ना, hours वो वगैरह इट आप 3 बजे से पहले बटन प्रेस कीजिए, अगले दिन सुबह 8 बजे से पहले आपके बैंक अकाउंट में पैसा होगा. इफ यू आर इन्वेस्टेड इन डेट फंड्स. अगर आप इक्विटी फंड्स में है, T+2 का साइकिल है, दैट इज गिवन बाय SEBI. Okay. एंड आई थिंक दिस इज द रीजन व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल इन इक्विटीज एंड म्यूचुअल फंड्स हैव नॉट बीन एबल टू मेक वेल्थ, बिकॉज इट्स सो लिक्विड. बटन दबाना है, पैसा आ गया, सो इट्स वेरी लिक्विड. तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म के लिए सोचते ही नहीं हो. आपको लगता है यार ये मेरा सबसे लिक्विड एसेट है, बटन दबाऊंगा जब सबसे पहले मुझे लिक्विडिटी चाहिए, मैं ये बेच के निकालूंगा. सो व्हेन पीपल कम टू अस, हम उनको ये कहते हैं कि अगर आज आपको फ्लैट चाहिए, आप मुझे 15 साल दो, लेट्स बिल्ड अ पोर्टफोलियो. इसके बाद 4 लेंगे, इसके बाद 4 फ्लैट लेंगे. एंड कमिंग एंड टॉकिंग टू अबाउट रियल एस्टेट एंड गोल्ड पर से, मुझे लगता है इंडिया में एज एन एसेट क्लास रियल एस्टेट, हर आदमी के पास एक घर है, तो रियल एस्टेट की नॉलेज सबको है. ऑफ कोर्स कि मतलब वो घर में रह रहा है, वो नॉलेज ऐसे नहीं है कि कहाँ पे आप नया लेना है. सोना एज अ कंजम्पशन, हर आदमी के घर पे कोई ना कोई सोने की लॉकेट है या कुछ है. तो इन सब एसेट क्लासेस के बारे में सबको पता है. किसके बारे में नहीं पता, वो है इक्विटी, वो है ओनरशिप, कि कौन सी कंपनी में पैसा लगाना है, कौन सा प्रमोटर अपनी कंपनी को बड़ा कर रहा है, कैसे मेरे को अपना पैसा 10x करना है, 100x करना है. दैट इज व्हाई म्यूचुअल फंड्स एंड इक्विटी कम इनटू पिक्चर. मैं इसमें भावेश जी को एक थोड़ी सी एडवाइस नहीं, थोड़ी यारी दोस्ती में सलाह देना चाहूंगा आप कि जैसे आप n नंबर ऑफ क्लाइंट्स के आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं. हाँ जी सर. तो कितना अच्छा हो कि सबकी डेट ऑफ बर्थ आपके पास होती है वाया पैन बिल्कुल, कार्ड एंड बिल्कुल सर, आधार बिल्कुल. कार्ड. आप उस डेट ऑफ बर्थ का टोटल कीजिए सबका. जैसे 6 अप्रैल 1980 है लेट्स से किसी की, तो 6 + 4 + 1 + 9 + 8 + 0. ठीक है जी. इफ द टोटल इज 9 ठीक है जी. और इफ द टोटल इज 1, ये आप शायद एडिट में चला सकें तो चला दीजिएगा. इफ द नंबर इज 1, इफ द नंबर इज 3, इफ द नंबर इज 5 और 9, टोटल करने के बाद उनका किसी भी रियल एस्टेट से रिलेटेड म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करके देखना. ठीक है. वो बंदा आपका फैन हो जाएगा, बिकॉज 2025 इज द ईयर ऑफ 9 नंबर, मतलब रियल एस्टेट. Okay. लेकिन जिनके ये वाले नंबर नहीं है, उनका रियल एस्टेट के फंड में मत लगाना, वो डूब जाएगा. ठीक है. ये रियल एस्टेट वाले फंड कौन से होते हैं जो रीट? सो REITs इज अ एसेट क्लास जो बेसिकली फ्रैक्शनल रियल एस्टेट आपको दिलवाता है. ओके. ठीक है ना. तो आप अब बैंगलोर में जाके एक बहुत अच्छा मॉल है, अब वहां पे अगर एक दुकान लेना चाहते हो, अब नहीं ले पाओगे, तो आप उसका एक फ्रैक्शन लेना चाहते हो तो आप REITs के थ्रू ले सकते हो. आपको 9-10% का रिटर्न मिल जाता है. आई थिंक जो लोग ब्लैक मनी कह लो या मतलब एक उनके लिए कैश क्रंच है, एक बड़ा टिकट साइज देना, तो उनके लिए टू स्टार्ट विद REITs इज अ गुड ऑप्शन. ओके. और वो भी मतलब उसमें भी मिनिमम बाय साइज होता होगा या? उसमें कुछ साइज नहीं है. बेसिकली यू कैन, देयर आर रियल एस्टेट फंड्स, देयर आर 3 स्टॉक्स, एम्बेसी है एंड 2-3 और हैं, तो आप वहाँ पे जाके सीधा उनका स्टॉक ले सकते हैं. सो वो आपको डिविडेंड भी देते हैं और आपका स्टॉक का एप्रिसिएशन भी होता है. ठीक है, ठीक है. अक्षय, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि काफ़ी अभी लास्ट आंसर आपने यही किया था कि लोगों को लगता है गोल्ड खरीदना डिफिकल्ट है ना. मैं पर्सनली भी बात कर सकता हूँ, मैं अपने मॉम डैड के बिना शायद जा ही नहीं सकता अभी भी गोल्ड लेने, क्योंकि पुरानी बातें भी ऐसी हैं कि बुआ बोल देते हैं या कोई भी बोल देते हैं ना, देयर लाइक कि यार वो तो बहुत मेकिंग चार्ज करता है, और बताते नहीं हैं. जब आप बाद में बेचने जाते हो तो वो बोलते हैं कि अच्छा नहीं, ये तो इतने का था, और आपको उतना प्राइस नहीं मिलता बाद में. एक मतलब क्या वो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होनी चाहिए गोल्ड खरीदते वक्त? अक्षय, अब जो हमारी जनरेशन के जितने भी कंज्यूमर्स हैं जो गोल्ड लेना चाहते हैं, वो नॉलेजेबल हैं और आजकल सब कुछ इंटरनेट पे सब मिलता है. बिल्कुल.
तो मार्केट्स आर वेरी ट्रांसपेरेंट, सब कुछ क्लियर है, कस्टमर इज वेरी अवेयर। तो अब वो पहले जैसे ज्वेलर्स करते थे, उनकी प्रैक्टिसेस थी, अब वो नहीं हो सकता। अब वो नहीं हो सकता। वो कोई करता है तो वो चल नहीं सकता। तो क्या कैरेटोमीटर होना इज कंपलसरी या नहीं? कैरेटोमीटर आप अपना गोल्ड चेक जरूर कराएं। हाँ। ज्वेलर के पास कैरेटोमीटर हो तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो भी आप चेक करा सकते हैं किसी भी ज्वेलर के पास जाके। वो आपको किसी और से चेक करवा देते हैं, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। बट इफ़ यू हैव ओल्ड गोल्ड, गेट योर गोल्ड चेक। बट अब की जितने भी ज्वेलर्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं रिटेल, आई डोंट थिंक एनीबडी इज all of them are transparent nowadays. You have to be to get into to let the customer trust you. You have to Right. be transparent in that. ठीक है। So again a question from all of you guys. It might be a personal question. आप लोग choose कर सकते हो or to answer. But if somebody wants to answer तो they can. ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट थी जिसने आपकी लाइफ चेंज कर दी? सबकी इन्वेस्टमेंट डिफरेंट भी हो सकती है। हो सकता है आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, उससे आपकी लाइफ बदल गई। सिमिलरली कुणाल, हो सकता है उन्होंने किसी स्टॉक में या कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया, उससे उनकी लाइफ बदल गई। यार कुड बी डिफरेंट फॉर सानी सर एंड अक्षय आहूजा। तो ये क्वेश्चन, ये आप बताओ कि कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट थी आपकी लाइफ में जिसने आपकी लाइफ ही बदल दी? So for me, when I came into real estate, I associated with the project जो कि अर्ली स्टेज पे था, जो प्री लॉन्च स्टेज पे था, और उस टाइम टिकट साइज भी बहुत बड़ा नहीं था। Okay. प्री लॉन्च बुकिंग अमाउंट बैक इन 2011 it was 5 lakh rupees for one apartment. Oh. So I started with that, and I had multiple bookings from my friends and my people who were known to me. That's how I started my career. And वो portfolio appreciate हुआ. And then one thing led to another, and it's been like more than 13 years that I'm in real estate. So you invested 5 lakhs in 2011? Yes, I अपने? and few of my clients and my friends. Okay. तो आपका पैसा भी ग्रो हुआ वो 5 लाख, Yes. और जिनके आपने इन्वेस्ट करवाए थे साथ ही में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिल और गई। मेरी एक लॉबी भी क्रिएट होगी बिकॉज दे मेड मनी बाय इन्वेस्टिंग थ्रू मी। करेक्ट। और अमाउंट भी उस टाइम बहुत बड़ी नहीं थी, अब प्रॉपर्टीज हैव बिकम एक्सपेंसिव, तो एंट्री टिकट साइज बड़ा हो गया है। इन अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग के लिए भी यू नीड बिग अमाउंट, बट इन दोस टाइम दिस इज हाउ आई स्टार्टेड एंड इट वर्कड फॉर मी। राइट। आई थिंक 2011 में 5 लाख भी बड़ा अमाउंट ही होता हो रियल एस्टेट के हिसाब से। तो आज के टाइम में रियल एस्टेट में 5 लाख में आप अर्ली स्टेज या प्री लॉन्च बुकिंग नहीं कर सकते। अच्छा, आज नहीं कर सकते। 20, 25, 30 लाख चाहिए आपको किसी भी अच्छे डेवलपर से। जैसे सर ने एम्बेसी का नाम लिया, पूर्वांकरा, प्रेस्टीज, ये सब आप उनके स्टॉक्स ले सकते हैं। बट इफ यू वांट टू बाय एन एसेट तो अर्ली स्टेज में आपको 10, 15, 20% बुकिंग अमाउंट देनी होती है। तो उसकी फिगर थोड़ी बड़ी है आज के टाइम में, तो 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख है। ओके। जो आंसर आप चाह रहे हो शायद उससे अलग हो, बट मॉनेटरी बेसिस पे नहीं, बट वी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इनटू गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो हमने चेंज किया, सोर्सिंग हमने चेंज करी, देन वी इन्वेस्टेड ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सो दैट हैज़ लेड टू एक्सटेंसिवली customers returning back to us within a span of 6 months, which is a very short span for a jeweler. Within 6 months आप एक ज्वेलरी लेके गए और आप वापस लेने आ रहे हो, and customer is happy and they have referred us also. So that has been very appreciated investment by us. वो हमने जो किया है that has helped us a lot, set us apart in the market also. That's great. So lab grown diamonds भी आप करते हो डील? हम हाँ उस जी। पे Diamond- करते हैं बात। Diamonds पे we believe lab grown diamond is अच्छा। the future. Not only the future, it is the present. It's the present. Half of us are wearing lab grown diamonds and most of us don't know what other person is wearing. Okay. इस पे हम we'll Very interesting. jump on to हाँ। this question. Again, भावेश आपको बताना है कि ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट थी जिसने आपकी लाइफ चेंज कर दी? सर एज ए टोल्ड यू, मैंने 10 साल नौकरी की है, तो मैं तो जो सैलरी आती थी धीरे धीरे लगाता था। सो इट स्टार्टेड विद 10,000 SIP. आई जस्ट ग्रेजुअली ग्रू इट विद टाइम एज माई सैलरी इंक्रीज, एंड दैट इज वॉट वी एडवोकेट टू एवरीवन। जैसे जैसे आप लाइफ में ग्रो होते हो तो आपकी SIPs, आपकी सेविंग्स बढ़नी चाहिए, वो फॉर्मूला इंटैक्ट रहना चाहिए, 100 का 30, ठीक है। तो धीरे धीरे करके ऐसे करते रहे, एंड आई gradually hit this number of 5 crores, and that is when I thought कि I am financially free, ठीक है, and that is how I also quit Honda, and मैंने नौकरी से भी छुट्टी ली, and I started helping other people in the mission of fire. हमारी फैमिली वेल्थ कैसे बनी? हमने ज्वेलरी बिजनेस में पैसा डाला,
अब ये गोल्ड से पैसा बनाते हैं, हम गोल्ड की इक्विटी से पैसा बनाते हैं. अच्छा. So my father invested in Titan. ओके. तो Titan stock, it has been compounding at the rate of 24-25%. 24-25% की कंपाउंडिंग का मतलब क्या है ना, 10 साल में 10x. सो गोल्ड का आप कभी भी रिटर्न देखोगे तो 10-11% का कंपाउंडिंग रिटर्न दिया है ऑन अ लार्जर विंडो. दैट इज हाउ वी टेक कंपाउंडिंग, राइट? कि 10 साल में कितना रिटर्न है, 20 में कितना है, 30 साल में कितना है, कि ग्रेजुअली कंपाउंडिंग कैसे आई. सो हम कहते हैं कि गोल्ड ने ऑफ कोर्स रिटर्न दे रहा है, बट जो गोल्ड की दुकान चला रहा है उसके धंधे में इन्वेस्ट करके उतना रिटर्न लो ना जो वो बना रहा है. दैट इज व्हाट इक्विटी इज. ये बनिया माइंडसेट भी है ना थोड़ा. No, this is equity mindset. This is equity mindset. That is what is missing in India. कि दूसरे की लीडरशिप से, दूसरे के बिजनेस से आपको कैसे अपनी वेल्थ बनानी है. नहीं बिल्कुल, ये आपने एकदम सही बात करी है. बट द रीजन व्हाई आई कॉल्ड इट बनिया माइंडसेट आल्सो, आई कुड आल्सो हैव कॉल्ड इट अ गुज्जू माइंडसेट. वो इसलिए भी है क्योंकि वो बिजनेस क्लास पहले की देखी हुई है आप लोगों ने, राइट? तो जिस तरीके से यूजुअली एक बनिया या ऑलरेडी एक बिजनेस क्लास सोच सकती है, वैसे नॉर्मली जनता तो नहीं सोचती. That is what I told in the beginning. कि equity culture is missing in the country. Everybody knows about real estate. Everybody knows about gold. अब मेरे को अगर इन दोनों एसेट क्लासेस से पैसा बनाना, मैं फिर भी बना लूंगा. मैं DLF ले लूंगा, मैं टाइटन ले लूंगा. मैंने इनडायरेक्टली वैल्यू चेन पकड़ के वहां से पैसा बना लिया. Without directly investing into these companies. सो कुणाल, आप भी करोगे म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट, या करते ही हो आप? मैं ऑलरेडी करता ही हूँ. Already करते हो. As he mentioned, it's a behavioral decision. Right, So right. when we have a big chunk of money coming, we invest into real estate. But every month we also do SIPs, and that will build to a certain amount, and I can take it out and invest in a high potential real estate, which is in my control. You can always do that. राइट. सानी सर, आपने बताना है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट ने आपकी लाइफ चेंज कर दी? देखो, एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि मैंने इन्वेस्टमेंट बड़ी लेट शुरू की, क्योंकि मैंने ज़्यादा लर्निंग में इन्वेस्ट किया, क्योंकि मेरा मानना है कि सीखना बंद, जीतना बंद. तो अगर जीतते रहना तो सीखना पड़ेगा. बट स्टिल मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, प्लॉट्स एंड ऑल लिए कभी कभी. नॉट लाइक इन्वेस्टमेंट, जैसे एक प्लॉट लेके रख दिया, उसे सेल किया तो वहाँ से पैसा बढ़ा. बाकी एस्ट्रोलॉजर हूँ तो पता है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर नहीं है, तो गोल्ड मुझे सूट नहीं करता. मतलब लूंगा, उस पर लोन आ जाएगा या समथिंग, मतलब प्रॉपर्टी नहीं बन, उससे मतलब फायदा नहीं हो पाया मुझे. ऐसे ही मेरी डेट ऑफ बर्थ में लाइक 5 नंबर भी नहीं है, तो बिजनेस माइंडेड नहीं हूँ मैं. लेकिन 6 नंबर है. 6 नंबर मीन्स जितना आप अपनी नॉलेज पे लगाएंगे, यू विल बी रीचिंग दोज पर्सन जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सेटल्ड है, उनके थ्रू आपके पास पैसा आएगा. तो अगर आप, आई होप आप समझ गए होंगे. मैं ये समझा हूँ सर, मेरे पास 3 भी है, 6 भी है. आप तो- इसका आप मतलब gold मुझे भी gold- सूट करेगी, प्रॉपर्टी भी सूट करेगी आपको. और 6 नंबर अगर मैं अपनी नॉलेज बढ़ाऊंगा, हाँ, तो ऐसे लोगों के टच में तो मैं हूँ ही. और आप अपने फील्ड के मिनी सेलिब्रिटी अभी से हैं, थोड़ा और वाइड हो जाएंगे, देखिएगा. क्या बात है सर, लेकिन थैंक यू. भवेश जी को देख के फिर से एक सलाह याद आ गई मुझे देनी चाहिए. आपका फील्ड थोड़ा कॉमन लग रहा मुझे. इसमें क्या है, एक रिसर्च है सर, आप देखिएगा. आपने सिर्फ नेट पे जाना है, 2024 की सारी अमावस्या की डेट्स निकाल लीजिएगा. अच्छा जी. वहाँ आप डालेंगे गूगल पे जाके अमावस्या डेट्स, वो सारा आ जाएगा चार्ट. उसमें लोकेशन मांगेगा, तो वहाँ आपको मुंबई लिखना, क्योंकि सेंसेक्स वहीं से चलता है, मुंबई से. हाँ जी. वहाँ 2 डेट्स आएंगी हर अमावस्या की. लेट्स से 5 अप्रैल से लेके 7 अप्रैल ऐसे लिखी होंगी 2 डेट. तो एंड वाली पकड़नी है, जैसे 7 अप्रैल, 5 मई, ऐसे ऐसे. उन डेट्स के आप सेंसेक्स चेक करके देखिएगा मार्केट का. गजब का डाउनफॉल, गजब का ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिलेगा हर डेट पे. आप देखिएगा, आपकी रिसर्च चाहिए. तो आगे से आप अपने क्लाइंट्स को जब भी आपको इन्वेस्ट करना हो इन डेट्स को, तो कभी मत, मतलब आप मार्केट की समझ सर लगाइए. ये तो बहुत अच्छा हो गया. अच्छी बात SIP इन डेट्स में लगा सकते हैं, राइट? सस्ता मिलेगा. आप मार्केट गिरती है, कोलैब करो आप है ना? दोनों. तो मैं लोगों को यही समझाता हूँ, जब मार्केट गिरती है, यू शुड बी हैप्पी कि आपकी SIP उस दिन जा रही है, तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिल रहे ज्यादा हैं. units. तो डू योर रिसर्च, आपको मिलेगा ये फंड. अब ये सर ने बताया, तो इसको लेके हम 5 और 7 तारीख और अमावस्या देख के सिप्स लगाते हैं. सेम चीज यू कैन चेक फॉर क्रिप्टो करेंसी आल्सो. बस क्रिप्टो करेंसी में आपको यूएस से लिखना, वो मुंबई नहीं लिखना लोकेशन में. बस इतना सा काम करके आप देखिए, बहुत फर्क पड़ता है. वंडरफुल इनसाइट्स. ये काफी साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी में आंसर्स दे वो रहे तो हो सर, आप science मजा आ based रहा है. student. That's right. हाँ, right. ये वो आप science लोगों है को जो पता है subject by एस्ट्रोलॉजर सर, he Sir, has been a PhD science in student. electronics and I used to be non-believer in astrology since many years. फिर भी कुछ ऐसा हुआ, बस ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. और डेट ऑफ बर्थ में ऐसा है ना सर, आप सर मुझे किसी ने बताया किसी के नंबर में 6 हो तो वो नॉलेज पे ज्यादा वर्क करता है. बिल्कुल. और मेरे में 6 है, इनफैक्ट इनमें भी है. 6 है सर, बिल्कुल. ओके,
थोड़ा सा डेटा पे बात करते हैं। अभी 2025 चल रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि हाईएस्ट हिस्टोरिकल रिटर्न्स किस में मिल सकती है? हाईएस्ट हिस्टोरिकल रिटर्न्स आप अपनी मर्जी से, आप 25 साल का एग्जांपल ले सकते हो, 15 का ले सकते हो, और वट एवर यू अंडरस्टैंड थ्रू द टर्म हाईएस्ट हिस्टोरिकल रिटर्न, वो जानते हैं कि किससे मिल सकती है? रियल एस्टेट से मिल सकती है, या म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, या नॉलेज? जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं गोल्ड का, तो गोल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स पे बहुत काम करता है। तो गोल्ड का जो रेट आता है रोज का, दैट इज नॉट ओनली डिपेंडेंट अपॉन ट्राई सिटी में क्या हो रहा है, या इंडिया में क्या हो रहा है, या एशिया में क्या हो रहा है, वो यूएस से लेके यहाँ तक रिजल्ट देता है। तो अगर ट्रम्प वहाँ कुछ कह रहा है तो यहाँ तक उसका पता चलता है गोल्ड रेट्स में, विच हैज़ ऑल्सो हैपेंड रिसेंटली। बट हिस्टोरिकली जैसे हम बात करें तो गोल्ड हैज़, जैसे 2011 में 32% की रिटर्न, एनुअल रिटर्न दी है, 2024 में उसने 23% की रिटर्न, एनुअल रिटर्न दी है। तो गोल्ड हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ रिटर्न्स एनुअल बेसिस पे, बट बीइंग अ सॉलिड सोर्स, पीपल यूजुअली डू नॉट टेक एंट्रीज एंड एग्जिट्स बहुत जल्दी से इनटू गोल्ड। तो अगर आप लंबे टाइम पे देखेंगे इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं आता, बट देयर हैव बीन ईयर्स इन विच गोल्ड हैज़ aggressively rate increased. ओके, हिस्टोरिकली तो गोल्ड हैज ऑलवेज बीन सेफर, ये तो है ही, सेफर, right? हाँ जी, सेफर, ऑलवेज इंक्रीजिंग, बट देयर हैव बीन ईयर्स वेयर गोल्ड हैज शॉट अप। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 2011 का, 2024 रिसेंट ईयर 23% बढ़ा। तो देयर हैव बीन टाइम्स वेयर गोल्ड हैज गिवन शॉर्ट टर्म रिटर्न्स आल्सो। आपको कुछ अक्षय जी ऐसे ईयर्स याद हैं जब गोल्ड सबसे ज्यादा डाउन गया हो? कोई ऐसे ईयर्स? डाउन वाले सर ना याद रखे तो बेहतर रहता है। जस्ट फॉर आवर सर 2015 डाउन था, 2015, 2014 ओके। डाउन था, क्योंकि उस टाइम इंडिया में रिसेशन चल रहा था। अब आप इन ईयर्स का ना टोटल कीजिएगा, जैसे आपने 2014 किया तो ये कितना बनेगा टोटल? अगर आप 7 नंबर इज द नंबर ऑफ केतु, बेसिकली 7 नंबर। एंड अगली बार जब भी जिस भी ईयर का टोटल 7 आएगा, और उससे पहले जब 7 आया था, सबका डाटा आप निकालिएगा तो आपको समझ आ जाएगी यार वाइब्रेशंस तो कहीं ना कहीं हर साल देता है वैसे वैसे। तो पहले अलर्ट मोड पे क्यों ना आ जाए? अब जैसे कुणाल जी के लिए बढ़िया साल है, बिकॉज 2025 इज द टोटल 9 इज गुड फॉर रियल एस्टेट। तो इस साल तो आप जितना कर सकते हैं सर कीजिएगा। तो यहाँ से hints मिलते हैं। अब 9 नंबर के लिए आप 2016 जरूर देखना, 2016 का टोटल 9 था, तो जैसा 2016 रियल एस्टेट सेक्टर के लिए गया होगा, 80% इन्फ्लुएंस इस साल भी आएगा। It was a year of demonetization. It was very very good for मुझे अब unanticipated gains हुए थे real estate के लिए। Overnight people made a lot of money. और अभी ये साल अभी शुरू नहीं हुआ है, ये भी 29 मार्च से स्टार्ट होना है टेक्निकली। तो Yeah. अच्छा, 29 मार्च से स्टार्ट होगा 2025। एक्चुअली 4 बड़े प्लैनेट ट्रांजिट करने वाले हैं 2025 में, जिसमें शनि, राहु, केतु और जुपिटर। ये चारों ही सारे इंसान की जिंदगी हिलाकर रखते हैं। ये चारों चेंज हो रहे हैं मार्च से लेकर मई जून के बीच में। तो अब जिसकी लॉटरी लग गई, जिनके कुंडली में ये अच्छी जगह जा रहे होंगे तो 2-3 साल बड़े अच्छे जाएंगे, जिनके थोड़े से डाउन जा रहे हैं तो उनका भगवान मालिक, तो उनको हमारे पास आना चाहिए सो दैट डैमेज कैन बी कंट्रोल्ड। वी कांट चेंज देयर डेस्टिनी, ओनली डैमेज कैन बी कंट्रोल्ड। And maybe answering your question, मुझे लगता है अगर हम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देखें, बिल्कुल, तो जो ग्रोथ रियल एस्टेट में है, आई वुड लाइक टू बिलीव, और या आई गेस यू वुड हैव नंबर्स। अगर मैं पंचकुला की बात करें तो 1987 में वी केम टू पंचकुला। सो जो प्रॉपर्टी प्लॉट प्राइस उस टाइम पे 50-60,000 था, आज उसकी वैल्यू 5.5 CR है। तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट 1,000 times ट्रू in the span of it's almost like 40 years 40 years। एंड अगर आप कोविड से बाद की बात करें तो जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन इज मोर देन 2x। सो आई गेस रियल एस्टेट वुड हैव गिवन हाईएस्ट रिटर्न। बाकी सर भावेश, आप sir can थोड़े also- ऐसे एग्जांपल से भी दे सकते हो कि अभी जैसे 1987 में आपने कहा 50,000 वाज द प्राइस, और अभी यू सेड 5 CR 5.5 CR इन for the same 2020। plot. हाँ ठीक है, मोर देन 1,000 टाइम्स। ट्रू, ओके। चलो टॉकिंग अबाउट नंबर्स, मैं आपको नंबर्स पे लेके चलता हूँ। 1947 में हम लोग आज़ाद हुए, इंडिपेंडेंस ईयर। इंडिपेंडेंस ईयर में गोल्ड का प्राइस क्या था? 10 ग्राम मिलते थे 89 रुपीज़ के। आज हम मान लेते हैं 2025 में हम हैं, 78 ईयर्स हो गए हैं,
78 ईयर्स में आज गोल्ड का जो प्राइस है दैट इज क्लोज टू 88,000 89,000 लगा लो, टू बी ऑन अ वेरी नॉमिनल। 89 रुपीज से 89,000 हो गया इन अ स्पैन ऑफ 78 ईयर्स। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है ना गोल्ड और रियल एस्टेट में, हम लोग टाइम्स देखते हैं कि पैसा हमारा जो लगा था वो कितना गुना हो गया। हम लोग उसका CAGR नहीं निकालते कि उसकी एक्चुअली में ईयर वाइज रिटर्न, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न कितनी आई। तो अगर आप इस केस में गोल्ड की रिटर्न निकालेंगे तो 9.5% बनती है। अच्छा, अब मैं आपको एक लेवल ग्राउंड पे ले चलता हूँ कि मतलब हर साल 9% हाँ, सो मतलब क्योंकि 78 ईयर्स है ना, अब गोल्ड का हमारे पास वो रेफरेंस पॉइंट है, बट लेवल ग्राउंड पे लेके चलते हैं। लेवल ग्राउंड पे खेलने में मजा आता है। सेंसेक्स केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1979, 100 रुपए का आया था। आज चलो टू बी ऑन अ गुड साइड 75,000 का लगा लेते हैं, तो सेंसेक्स का जो रिटर्न है वो 14.5-15% बनता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। अब मैं आपको नंबर्स बताता हूँ। 1979 से हम ले लेते हैं, लेवल प्लेइंग ग्राउंड है। रियल एस्टेट तो बहुत पहले से भी है, गोल्ड के नंबर्स भी हम 1979 से लगा लेते हैं। अगर किसी आदमी ने 30 लाख रुपए लगाए 1979 में इन ऑल 3 एसेट क्लासेस, तो आज उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए? तो मैंने मुंबई का एक बहुत पॉश एरिया लिया जहाँ पे समुद्रा करके एक जगह है जहाँ का पर स्क्वायर फीट सबसे ज्यादा था उस टाइम पे। सो दैट 30 लाख प्लॉट टुडे इज वर्थ 100 crores। वाओ। सो दैट कम्स आउट टू बी, सो पीपल विल से यार मजा आ गया, पैसा 30 लाख का 100 करोड़ हो गया भाई, कितने गुना हो गया। डेकेडल कंपाउंडिंग होगी, ऑफ कोर्स 100 करोड़ भी तो बन गया। ये But कब अगर आप- कौन सी ईयर की बात करें? 1979 फेयर ग्राउंड, बिकॉज 1979 सेंसेक्स तभी आया था, तभी से बात कर ठीक है, सकते हैं हम। ठीक है। तो 1979 से 30 लाख 100 करोड़ हो गया, इसका रिटर्न पता है कितना बनता है? 13%। अच्छा, अगर CAGR 13%। अच्छा, गोल्ड का अगर अब लगाएं तो गोल्ड सेम 30 लाख रुपए बनेंगे 80 करोड़। अच्छा, और वही अगर हम सिर्फ प्लेन सेंसेक्स कि 100 रुपए का सेंसेक्स आज कितना हो गया, अगर उसके अकॉर्डिंग हम 30 लाख रुपए डालते और आज कितना होता 180 करोड़ एट अ कंपाउंडिंग ऑफ 15%। But agreed to it, sir. But when you are investing for such a long period, तो real estate में भी whether you said it was a very premium society, the most expensive. 46 ईयर। तो जो most expensive चीज है over the period of 30-40 years वो कम grow करेगी। Absolutely. तो मैंने जब एग्जांपल दिया 1987 का दिया, वो 1987 से आज 40 साल भी नहीं, वो 1000 टाइम्स ग्रो होगा। तो अगर अगेन डिपेंड रियल एस्टेट ओवरऑल करना और आपका absolutely. पर्सपेक्टिव क्या, अगर आपका लॉन्ग टर्म है एंड बिकॉज सर क्वांटिफाई नहीं कर सकते Yes, नंबर्स ऐसे yes, हैं real generic estate की हम वगैरह, बात है कर ना? सकते हैं। है ना? अब मैं म्यूचुअल फंड्स पे आता हूँ। कुछ म्यूचुअल फंड्स 94 95 में आए। म्यूचुअल फंड का स्टार्ट 1964 में हो गया था, बट जो हमें वेल ग्रोन म्यूचुअल फंड्स हैं वो हमें दिखते हैं 94 95 में शुरू हुए थे। निपॉन के, फ्रैंकलिन के। 10 रुपए से म्यूचुअल फंड शुरू होता है जिसको हम बोलते हैं NFO, न्यू फंड ऑफर। 10 रुपए का उसका प्राइस होता है, वो 4000 हो चुका है। ओ, तो किसी की 10,000 रुपए की SIP, इट हैज गिवन हिम 25 करोड़, तो वो उतना गुना हो गया। बट सी शॉर्ट कमिंग क्या है ना इस चीज की कि आपके सामने है, इट इज वेरी लिक्विड, तो आप बटन दबाते हो, आप निकल जाते हो, इसलिए कोई पैसा बना ही नहीं पाया इसमें। वेरी फ्यू पीपल, राकेश झुनझुनवाला जी, राकेश दमानी जी, दे हैव हेल्ड देयर स्टॉक्स, दे हैव हेल्ड देयर बेट्स For a very long फॉर time. कंपाउंडिंग की है। बिल्कुल। तो दैट इज व्हाई अब अगर मैं आज प्लॉट लेता हूँ या मैं कोई रियल एस्टेट लेता हूँ ना, ऑफ कोर्स मैं एक ग्रोथ और लॉन्ग टर्म माइंडसेट से लेता हूँ, तो मेरे को पता है यार मैं अपने बेटे को देके जाऊंगा, मुझे टच ही नहीं करना, मुझे देखता नहीं है, कोई एप्लीकेशन भी नहीं है जहां मुझे वो प्राइस आ रहा है कि यार आज इतना ऊपर हो गया, आज इतना नीचे हो गया। बट इक्विटी है, ऊपर नीचे हो रही है, मेरे को डर लगता है मेरी फटती है, मैं बेच देता हूँ, मैं निकल जाता हूँ, ठीक है, और मेरा हो जाता है। सो ये चीज है। आई वुड लाइक टू ऐड ऑन द वर्ड, रियल एस्टेट में एक तो सिंस इट इज नॉट कि आपने बटन दबाया और बेच दिया, तो यू होल्ड ऑन टू दैट। Yes. True. इट्स अ जनरेशनल एसेट, आप लोगे, यू कैन लिव इन दैट प्रॉपर्टी, वो जनरेशंस को पास ऑन होगा। एंड अगर आपके पास पैसा नहीं भी है, आपके पास let's say 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, आपके पास 1 करोड़ नहीं भी है, तो आप 80 लाख का लोन ले सकते हो। आप SBI बैंक में जाके कहो कि सर मेरी लोन एलिजिबिलिटी है, मैं टैक्स भरता हूँ, क्या मुझे आप 1 लाख रुपए दोगे, मैं आपकी कंपनी के शेयर ले लूँ? SBI will never give you the money. बट अब SBI को बोलोगे मेरे को सर 50 लाख का लोन चाहिए, मैं एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट ले रहा हूँ, आपको उसी मोमेंट पे सैंक्शन कर देंगे। ट्रू दैट। So the kind of confidence financial institutions have in real estate, real estate. it is not for other industries, so it has worked for real estate. People have made money
फ्रॉम होम लोन जिसकी 8% 7% का इंटरेस्ट रेट है, उसके ऊपर इनकम टैक्स बेनिफिट भी लिए, उस घर में रहे भी, उसकी ग्रोथ भी मल्टीपल टाइम्स हुई और एक जनरेशनल वेल्थ भी बन गई। इसमें मेरा थोड़ा सा एक क्वेश्चन है हाँ जी, आपसे। लेट्स से कि हम 5 लोग आपसे एसआईपी कराते हैं, तो आप सब सेम में लगाते हैं हमारे सेम म्यूचुअल फंड में, तो क्या ये पॉसिबल है कि इनको फायदा हो, इनको ना हो, मुझे हो, किसी को ना हो? अगर आपकी सेम डेट है, सेम ईयर से, सेम जगह से आप स्टार्ट कर रहे हो, फिर तो सब तब कुछ सेम same ही चलना रहेगा, चाहिए ना, okay. है ना। डिफरेंस तो तब आता है अगर आपने, अब मैंने मेरा पोर्टफोलियो 15 साल पुराने से चल रहा है, तो ऑफ कोर्स मेरी कंपाउंडिंग हो चुकी है, जी, जी, जी। है ना। अब आगे जाके मेरा और कंपाउंडिंग होगी, Okay. बट वो टाइमिंग सर बहुत मैटर करती है। That's I want to know also. हाँ जी। कि वो standardization timing matter है। करती हाँ। है। क्योंकि अगर सेम टाइम पे हम सब लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मुहूर्त लगा लीजिए, ऑस्पिशियस जो भी है, तो सेम रिजल्ट आपको दे रहा है, लेकिन अलग अलग टाइम पे लगाया हुआ पैसा सेम कंपनी में भी आपको ऊपर नीचे करता है। एब्सोल्युटली। मुझे ऐसा लगता है टाइम की ही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। सही टाइम पे म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्ट करना, सही टाइम पे प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करना, सही टाइम सही पे बात है। टाइम। टाइम ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स नेगेटिव नहीं गए या प्रॉपर्टी कभी नेगेटिव नहीं गई। देयर हैव बीन ईयर्स जहाँ प्रॉपर्टी नेगेटिव गई है, निफ्टी क्रैश किया है, .com क्रैश था, उसके बाद हमने रिसेंटली कोविड देखा है। अब कोविड में गोल्ड बढ़ा, पहले सारे क्रैश करे, सारे एसेट्स क्रैश करे एक्सेप्ट गोल्ड, बट उसके बाद सारे एसेट्स ने टेकअप किया। इट इज़ ऑल अबाउट टाइम। एवरी एसेट, हर एसेट ने अलग अलग रिटर्न्स दिए हैं, बट इन्वेस्टर ने किस टाइम पे और किस पर्पस से इन्वेस्ट किया है। उसको कैश आउट करना था, उसने गोल्ड लिया, शॉर्ट टर्म था। लॉन्ग टाइम था, उन्होंने प्रॉपर्टी ली, या लॉन्ग टाइम था बट उन्होंने इंस्टेंट कैश आउट किया था, तो उन्होंने म्यूचुअल फंड्स। उनका ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है कि वो किस चीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और वो फिर उसके बाद कंफर्ट लेवल है, उनको नॉलेज किस चीज़ की है। रियल एस्टेट की नॉलेज मुझे आज है, मैं रियल एस्टेट भी करता हूँ। मुझे म्यूचुअल फंड्स की कम है, भावेश जी के पास मेरे थोड़े कम म्यूचुअल फंड्स चलते हैं। और मैं आपको ना एक और चीज़ बताना चाहता हूँ गोल्ड के बारे में। सर ने पॉइंट भी दिया, अगर आप देखोगे ना, अब चाहे इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, बट आपको पता है लास्ट 10 इयर्स में हैंड्स डाउन गोल्ड ने इक्विटी को बीट किया है। अच्छा। निफ्टी 50 को हैंड्स डाउन गोल्ड हैज बीटन इट इन द लास्ट 10 इन इयर्स। लास्ट 10 इयर्स। आप उसको डेटा को रोल करो, जैसे मर्जी डेटा को देखो, गोल्ड हैज बीटन इट, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ एवरी एसेट क्लास। इसका मतलब ये है कि अगर किसी को लेट्स से कि कोई ये सोच से एंटर हो रहा हो कि 10 साल, राइट, तो पिछले 10 साल में जिसने गोल्ड में एंटर किया उसको ज्यादा मुनाफा हुआ एज कंपेयर टू अगर वो एमएफ की नहीं सर, देखो, रिटर्न selection भी एक चीज है, हाँ, मैं- stock selection भी एक है ना, चीज है। हाँ, अब मैं निफ्टी 50 की True. बात कर रहा हूँ, निफ्टी 50 वर्सेस गोल्ड है ना, Correct. एक बेंचमार्क है। अगर आपने स्मॉल कैप में लगाया था, ऑफ कोर्स स्मॉल कैप वुड हैव डन बेटर देन गोल्ड। तो निफ्टी 50 की बात कर रहे हो आप, हाँ। उसको बीट किया है गोल्ड ने बीट कर दिया आराम Last से। और 10 देखो उसके रीजंस होते हैं। अगर देश में क्राइसिस हो गए, आपके पास सोने का टुकड़ा है ना, तो वही आपको बेल आउट कर सकता है। उस टाइम पे इक्विटी सब भाग रहे होंगे भाई, सही उस बात टाइम पे हर आदमी ओनर सब निकल चुका होगा। तो सोने का टुकड़ा आप बेच के कहीं पे भी जा सकते हो, फेरी पे बैठ सकते हो, न्यूक्लियर अगर बॉम्ब हुआ है तो नीचे अंडरग्राउंड बंकर में जा सकते हो, पैसे वहीं से मिलेंगे। गोल्ड इज बेसिकली समथिंग यू कैन बार्टर इन एनी इमरजेंसी। Trade कर लैंड बार्टर नहीं कर सकते आप, सही म्यूचुअल बात। फंड्स का पेपर बार्टर नहीं कर सकते आप। तो गोल्ड इसलिए इट इज Right, कंसिडर्ड right. सेफ फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसे एक लाइटर नोट पे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक बात कहना चाहूंगा लाइटर नोट पे कि आप जैसे कुणाल जी आप प्रॉपर्टी में, जी सर। तो रियल एस्टेट का जो मेन प्लेनेट होता है ना, वो मंगल होता है, मार्स। ओके। तो नेट पे ना ऑलवेज जाकर, जैसे अब 2025 शुरू हुआ, तो जरूर डालिए कि मंगल कब कब नीच का होने वाला है और मंगल कब कब वक्री होने वाला है। ठीक है सर। आपको वो डेट्स आ जाएंगी। उन डेट्स पे अपने रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट को थोड़ा ठंडे बस्ते में डालिएगा, क्यों लॉस झेलना। उन डेट्स को अवॉइड करिए, मतलब ही नहीं कि आपका रियल एस्टेट फेल हो। सेम चीज सर आपके साथ, यू आर इन द गोल्ड फील्ड लेट्स से, तो वो जुपिटर, आपको गुरु को देखना, मतलब बृहस्पति प्लैनेट कब कब वक्री है, कब कब नीच का, ये डेट्स आ जाएंगी। उन डेट्स को आप मत करो कुछ भी इसमें इन्वेस्ट, देखिएगा। एंड भावेश जी के लिए मरकरी, बुध प्लैनेट आपको देखना है। सर ये चीजें मायने रखती है, मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप ये होमवर्क है आपके लिए, आप निकाल के देखिएगा 2024 का, आपको पता चल जाएगा यार उस टाइम में सच में मार्केट ऊपर नीचे थी। तो नन ऑफ एनी फील्ड इज ऑलवेज सक्सेसफुल, नन ऑफ एनी फील्ड इज ऑलवेज फेलियर, ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्लैनेट्स बेसिकली। वेरी राइट। लॉन्ग टर्म में फिर हम बॉटम लाइन तो यही लेके चलते हैं, लॉन्ग टर्म में यार चाहे रियल एस्टेट हो, गोल्ड हो, इक्विटी हो, एवरी क्लास इज गोइंग टू गिव यू गुड रिटर्न। सो गुरु मंत्र ये है, एसेट एलोकेशन जरूरी है। हाँ हाँ, आपको वो allocate समझना करना हो, जरूरी है। कितना कितना कर रहे हो, दैट इज व्हाट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। जो समझते हो उधर ज्यादा डालो, जो कम समझ में आता है उधर कम डालो।
अब रिटर्न तो क्रिप्टो ने भी दिया है, अब मैं तो 1 रुपया भी नहीं लगाता। But ऐसे कोई चीज 10% की CAGR देगी, कोई 14 की देगी, कोई 20 की देगी। सही बात है। बट अगर आप नहीं दोगे तो फिर तो 0 ही देगी। और पॉइंट बीइंग स्टार्ट टुडे, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। Start investing. आपको जो कंफर्टेबल लगता है, जो एसेट क्लास कंफर्टेबल लगती है, आप वहां से स्टार्ट जहाँ करो। जो कंफर्टेबल लगता है उस पर्सन को पहले ये देखना मेरे चंद्रमा Check ठीक है, करवाना। उससे मेरा चंद्रमा ठीक नहीं है तो पहले एडवाइजर से सलाह ली। एंड जो नहीं समझ में आता ना, सो कंपाउंडिंग कैसे खराब होती है, ये मैं जरूरी चीज बताना चाहूंगा। अगर आप कंसिस्टेंटली 10, 12, 13% भी कमाते रहेंगे ना, 20 साल भी ये कर लेंगे तो आपकी 2 पुश्तें खा लेंगी खाना। इतनी पार है कंपाउंडिंग में, बट लोगों को रियलाइज नहीं होता। तो कंपाउंडिंग को जेन्युइन और नॉर्मल रखने के लिए ना आपको गलतियां नहीं करनी, आपको अपना रिस्क मैनेज करना है। एक तो सर ने सलाह दी कि भैया अपने प्लैनेट्स देखने हैं, सर की सलाह लेनी है, उसके अकॉर्डिंग लगाना है। दूसरी चीज रिस्की एसेट्स, और जो एसेट क्लास आपको समझ नहीं आती उसमें नहीं आना, क्योंकि उसमें अगर लॉस हो गया आपका कंपाउंडिंग रुक जाएगा। जो आपको 12% आ रहा था -25 आ गया, तो आपको उसको रिकवर करने के लिए बहुत हाई लेना पड़ेगा, आप दोबारा रिस्क लोगे। तो इसलिए वो उन चीजों से बचना जरूरी है, सो दैट यू गो ऑन अ नॉर्मल पाथ एंड अच्छा पैसा। अब वॉरेन बुफे 80 साल से कंपाउंड कर रहे हैं पैसा, 18% की कंपाउंडिंग है, वो वर्ल्ड्स वेल्दीएस्ट मैन है। क्या किया है उन्होंने, लोगों के धंधे में पैसा डाला है, बट 80 साल दिए मार्केट को। बिल्कुल। आई थिंक उन्होंने तो 15-20 साल की एज से स्टार्ट कर दिया He था। started when he was 11. Today he is 92, 91, तो 80 साल से कंपाउंड कर रहे हैं पैसा। रालो, आपसे एक क्वेश्चन है। आजकल ना एक बहुत बड़ा ये डिस्कशन चल चुकी है सोशल मीडिया पे, लॉट ऑफ पीपल आर डिस्कसिंग कि फ्लैट को कह रहे रेंट करना चाहिए, परचेज नहीं करना चाहिए। इस पे क्या आप बोलना चाहोगे आप? बहुत सारे मतलब ये बिल्कुल मार्केट टू मार्केट डिपेंड करता है। डेवलपर टू डेवलपर डिपेंड करता है। तो हम 2 मार्केट्स को कंपेयर कर सकते हैं क्या, बॉम्बे एंड चंडीगढ़ लेट्स से? बट अगर आप बॉम्बे एंड चंडीगढ़ को भी लेंगे, कोविड के बाद इवन द फ्लैट प्राइसेस हैव गॉन अप 70-80%। अच्छा, तो इट्स मोर देन 20%। सिंपल लेंगे, अगर CAGR लेंगे 16-17% की ग्रोथ है, which is excellent। वो भी शॉर्ट टर्म में, तो इट हैज परफॉर्म्ड वेल। सो आप पर्सनली बीइंग अ रियल एस्टेट इन्वेस्टर, राइट, ये तो हम ध्यान में रखते ही हैं चीज़, राइट, बट लेट्स से कि अगर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टर नहीं हो यस, और आपके पास 2 चीज़ें हैं, आपको एक नया घर तो चाहिए, मूव होना है आपको, तो आपके पास पैसा है भी जिसे आप खरीद सकते हो फ्लैट पूरा का पूरा, राइट, तो आप उस वक्त क्या प्रेफर करोगे? आपके पास है पैसा, राइट, लेट्स सपोज कोई 5 CR की प्रॉपर्टी है, आपके पास है वो पड़ा हुआ, राइट। अब आपको किसी नए घर में मूव होना है, तो बाय चॉइस आप क्या करोगे? आप फ्लैट खरीद लोगे, या आप उसको रेंट पे लोगे, या आप कुछ पैसा दोगे बाकी लोन करोगे? ये एक हैक बताओ आप, क्या करना चाहिए? सिंस आई एम इन रियल एस्टेट, आई नो हाउ रियल एस्टेट वर्क्स। तो अगर मुझे 5 करोड़ का आपने फ्लैट का, तो मैं उसमें 1 करोड़ तो मुझे खुद देना ही पड़ेगा, ठीक है, और मैं 4 करोड़ तो का आप लोन चूज लूंगा। करोगे कि आपने खरीदना है, मैं खरीदूंगा, रेंट पे नहीं लोगे आप, एंड आई विल ट्राई टू बाय द बेस्ट डेवलपर। सो जनरली थंब रूल इज, ठीक ऐसा कभी भी नहीं होगा कि चीज रहने के लिए अच्छी नहीं और अप्रिशिएट कर जाए। रियल एस्टेट भी बड़ी सिंपल है, उन्होंने वॉरेन बफेट के एग्जांपल बड़ी सिंपल एग्जांपल है इन्वेस्टिंग की। जो चीज रहने के लिए बहुत अच्छी है वो ही बहुत अच्छी अप्रिशिएट करेगी। यू चूज द बेस्ट डेवलपर, बेस्ट लोकेशन, और जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। तो अगर मुझे 5 करोड़ घर लेना है, मैं 1 करोड़ अपना दूंगा, ठीक है, मैं 4 करोड़ का लोन लूंगा, मुझे इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएगा, एंड जो मेरे पास 4 करोड़ बच गया, आई विल बाय मोर एसेट्स। तो मैंने एक एसेट नहीं लूंगा मैं 5 करोड़ से, आई विल बाय मल्टीपल एसेट्स। मैं शायद 5 से 7 एसेट्स ले लूंगा। वो कौन से होंगे, कैसे होंगे मतलब? कुछ मिड लाइफ हो सकते हैं, कुछ अर्ली स्टेज हो सकते हैं, कुछ रेडी पोजीशन होते हैं, कुछ प्लॉट्स हो सकते हैं, अच्छा। कुछ कमर्शियल हो सकता है, कुछ लैंड पूलिंग के प्लॉट्स हो सकते हैं। तो मैं उस 5 करोड़ से मल्टीपल एसेट्स लूंगा। ठीक है, कोई 15% परफॉर्म करेगा, कोई 20 करेगा, कोई 50 भी करेगा, हो सकता है कोई ना भी करे। तो मैं होल एवरेज कम्स आउट वेल। और मुझे लेट्स से 50 लाख चाहिए मुझे सर्टेन पॉइंट में, कुछ छोटा सेट बेच के मैं बेच के आई कैन टेक दैट। तो इसमें मेरा क्वेश्चन है कुणाल जी आपसे, Yes, sir. जैसे वी लिव इन अ सोसाइटी, तो और अगर एक सोसाइटी का फ्लैट आपका 10-15 साल पुराना हो चुका है ऑलरेडी, यस सर। तो क्या इनकी कोई एज लिमिट होती है कि तब तक ही इसमें रहना चाहिए आपके व्यू पॉइंट से? जल्दी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो 30, 40, 50 साल है। सर ने बॉम्बे का नाम लिया, तो बॉम्बे में आप देखें तो बॉम्बे वाज द फर्स्ट सिटी जिसमें हाई राइज कम्युनिटी लिविंग का एक्सपीरियंस आया। अब वो सोसाइटीज़ बहुत पुरानी हो चुकी हैं। अब जब वो बहुत पुरानी हो गई, बट वो लैंड बहुत ज़्यादा पॉश हो चुकी है, और वो बहुत ही पॉपुलर नेबरहुड है।
अगर वो पुरानी हो गई है तो एक नया डेवलपर आता है वहाँ पे, तो वो सोसाइटी को वो रेस करके नई कंस्ट्रक्शन करते हैं। लेट्स से वो 4 साल का टाइम है, तो रेजिडेंट्स को वो रेंटल पे नई प्रॉपर्टीज दे देते हैं इन द मीनवाइल। एंड एफएआर भी बढ़ चुकी थी, अगर पहले एफएआर 2 थी वो 4-5, तो उसकी स्टोरीज बढ़ जाती हैं। न्यू डेवलपर्स आके नई सोसाइटी बना देते हैं फ्लैट और ओनर उनका का ब्रांड कोई ऐसा नुकसान नहीं है उसमें, उनका 30 इयर्स तो चलता ही है सर। एंड नाउ नाउ ओनरशिप रहेगा चाहे कुछ ऐसा हो जाए। यस, अगर आप फ्लैट रहते हैं, लेट्स से एक बड़ा पीस ऑफ लैंड है, उसके अंदर अगर 500 लोग रह रहे हैं अपार्टमेंट्स है, तो उन 500 लोगों की इक्वल ओनरशिप ऑफ द लैंड ही है। तो आपके अगर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट आप देखेंगे तो आपकी उतनी ओनरशिप ऑफ द लैंड है, उस जितने लोग रह रहे मतलब हैं। जितनी लैंड बढ़ रही है तो हमारा भी उसमें एक तरह से शेयर Yes, yes, बनता है। yes, ओके। मैं आपसे जानना चाहूँगा थोड़े बहुत हैक्स। सभी एक्सपर्ट्स को अपनी अपनी इंडस्ट्री के हैक्स पता होते हैं, और हैक्स भी, अगर इफ़ इट इज़ नॉट द राइट टर्म, कोई ऐसी बातें जो नॉर्मली जनता को नहीं पता। अक्षय, आप बताओ कि ऐसी गोल्ड ज्वेलरी, लैब ग्रोन डायमंड्स हो गई, एक डायमंड ज्वेलरी हो गई, कोई ऐसी चीज़ें टिपिकल जो सिर्फ गोल्ड ज्वेलर्स को पता रहती है, ज्वेलर्स को पता रहती है, नॉर्मली जनता को नहीं पता होती, मतलब दूर दूर तक कोई क्लू नहीं है कि ये भी चीज़ है गोल्ड में। अक्षय, जैसा मैं पहले मेंशन कर रहा था ना, आजकल मार्केट बहुत ट्रांसपेरेंट है, सबको पता है। यू कैन नॉट फूल द कस्टमर इन एवरी फील्ड ऑफ वर्क, आई शुड से। बट पॉइंट वाइज मैं 2 चीज़ें आपको बताता हूँ। पहले गोल्ड की, गोल्ड के लिए पहला पॉइंट है, आप जब भी लो विद बिल, विद जीएसटी पेड बिल आप लो। चाहे आप गोल्ड किसी भी फॉर्म में ले रहे हो, आप ज्वेलरी ले रहे हो, कॉइन ले रहे हो, गोल्ड मेटल ले रहे हो, 18 कैरेट, 22 कैरेट, 14 कैरेट, जिस भी परसेंटेज में आप ले रहे हो, बिल लो और जीएसटी पेड लो। ओके। सेकंड, पहले सब ज़माने में पहले केडीएम चलता था, फिर उसके बाद हॉलमार्क आया, जिस पे हम 916 का हॉलमार्क आईएस स्टैंडर्ड का लेते हैं। 916750 ऐसे लिखा होता है, जिसमें 22 कैरेट और 18 कैरेट डिफाइंड होता है। उसके बाद अब नया आ गया HUID, बेसिकली आपकी ज्वेलरी का आधार कार्ड है। हमारे आधार कार्ड है, उस ज्वेलरी पे जो 1 डिजिट नंबर लिखा हुआ है, आप HUID की वेबसाइट पे जाके वो चेक कर सकते हो। आपकी ज्वेलरी की फ़ोटो मैच करनी चाहिए, उसका गोल्ड का वेट, उसका बाकी स्टोन, कुंदन, डायमंड, उसमें जो भी लगा हुआ है सारी डिस्क्रिप्शन होगी। वो 22 कैरेट है, 18 कैरेट है या 14 कैरेट है, उसमें वो भी लिखा हुआ होगा। बेसिकली आपकी ज्वेलरी का आधार कार्ड हो गया वो नंबर। ट्रू। वो HUID ही ज्वेलरी ही परचेज करें आप, जिस भी ज्वेलर से परचेज करें। ये तो गोल्ड के लिए हो गया। ठीक है। डायमंड के लिए आप IGI, SGL या GIA ऐसी लैब के सर्टिफाइड डायमंड्स ही लीजिए जो वर्ल्ड रिनाउंड हो। अब Okay. हमारे पास जैसे जो लैब ग्रोन डायमंड्स होते हैं, दोज आर सर्टिफाइड बाय IGI। अब यहाँ से लेके USA तक ले जाएं वो सर्टिफिकेट और वो डायमंड जिसके ऊपर वो IGI का सर्टिफिकेट नंबर इंस्क्राइब्ड है, डायमंड के ऊपर लिखा होता है, वो हमेशा ज़िंदगी भर वैलिड रहेगा। सेम तरीके से आप उसको भी ऑनलाइन अपना लैब ग्रोन अपना IGI नंबर आप डाल के चेक कर सकते हैं। आपके डायमंड की फ़ोटो, कैरेट, उसके डिस्क्रिप्शन, कलर, सब कुछ, सारे सीज, कट, कलर, क्लैरिट, सब कुछ मेंशन होता है उसमें। सो डायमंड और गोल्ड के लिए मैं ये दोनों चीज़ें कहूँगा कि आप ये 2-3 चीज़ें ज़रूर ध्यान रखें। तो ये सारे ज्वेलर्स प्रैक्टिस करते हैं या कोई कोई करते हैं? मोस्ट ऑफ द ज्वेलर्स शुड प्रैक्टिस, अच्छा। बट कस्टमर शुड बी अवेयर, दैट इज व्हाट आई तभी वो बताएंगे आपको। कस्टमर को पता होगा तो दे विल कीप अ चेक ऑन द ज्वेलर। करेक्ट। तो कस्टमर को पता होना चाहिए, ये 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखें। आजकल जैसे ये चीज़ें भी हो गई ना कि अब क्योंकि इंस्टाग्राम का ज़माना है, तो ये वाली चीज़ें भी हो गई कि अगर आप एक किश्त ज़्यादा दोगे साल में तो आप अपने 5 साल बचा सकते हो। तो यूजुअली आप बैंक में जाते हो, मैनेजर से बोलते हो कि मैं ना 1 किश्त ज़्यादा देना चाहता हूँ साल में, या 2 किश्त ज़्यादा देना चाहता हूँ। तो यूजुअली कभी बैंकर नहीं बताएगा ये चीज़, उनका तो इंटरेस्ट ही खत्म हो रहा है, राइट? अच्छा, तो ठीक है, तो मतलब ज्वेलर्स को पूछना भी ज़रूरी है, एंड द कस्टमर हैज़ टू बी अवेयर। अगर आपका ज्वेलर अच्छा है तो वो खुद बताएगा, तो वो कभी ऐसा करेगा ही नहीं। अच्छा। ही विल एजुकेट यू। ओके। आप उससे ज्वेलरी लो ना लो, एजुकेशन, नॉलेज तो आप हमेशा ले सकते हो एक अच्छे ज्वेलर से, वो ज़रूरी है। एक गुड फेथ में काम करना, ट्रस्ट बिठाना, इट इज़ नॉट ईजी, इट टेक्स टाइम। ट्रू दैट। सो इट विल ओनली हैपन इफ यू आर फेयर विद एवरीवन। राइट। ये तो आपने बहुत वैल्यूएबल चीज़ बताई है। एक्चुअली मैं द आंसर आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू। थैंक यू सो मच। अब जितने नए अब जैसे आप बता रहे हो कि आप बिना पेरेंट्स के आप ज्वेलर के पास नहीं जाना ही नहीं चाहोगे,
क्योंकि मुझे आपको ऐसा knowledge लगे, नहीं है। मेरे को उसका- knowledge उसका- नहीं है। उसका मेन रीजन ये है कि आपके पास नॉलेज नहीं है। Knowledge नहीं। आप पहले यूट्यूब पे जाओगे, आप आर्टिकल्स पढ़ोगे, ज्वेलरी कैसे खरीदें, आजकल यूट्यूब पे नॉलेज बहुत है। तो ये उसके 3 फंडामेंटल्स हैं। आप डायमंड लो, सर्टिफाइड लो, ज्वेलरी लो तो HUID सर्टिफाइड ज्वेलरी ही लो। आपकी आधी से ज़्यादा टेंशन, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, आप टेंशन खत्म करने जा रहे हो। सही बात। आप प्रॉपर्टी लेते हो, आप पेपर से वेरीफाई करते हो, आप म्यूचुअल फंड्स लेते हो, आपके पास आपके ईमेल पे सारे डॉक्यूमेंटेशन आती है। करेक्ट। ज्वेलरी में आपको टेंशन दूर करने के लिए आप बिल लो, HUID लो और सर्टिफाइड डायमंड्स लो। आपकी आधी से ज़्यादा टेंशन दूर हो जाएगी। खत्म है मतलब। इसमें मेरा एक क्वेश्चन है खत्म है आपसे कि लेट्स से मेरे पास एक डायमंड रिंग है, तो इसका बिल भी है, सब कुछ है, और मैंने XYZ ज्वेलर से लिया, फिर मैं आपके पास आता हूँ भी मुझे एक्सचेंज करना है, देन ओकेजनली आप लोग ये कहते हैं कि आप उसी पे जाइए, वहाँ आपको अच्छा रेट मिलेगा। इफ एवरीथिंग इज फेयर देन व्हाई दिस कंपैरिजन, दैट आई वांट टू नो, कि मतलब मुझे उसी पे क्यों जाना पड़ेगा एक्सचेंज करने के लिए अगर सब कुछ जेन्युइन है सबका। एक्चुअली डायमंड आप देखने जाएंगे, ये चीज़ डायमंड में होती है, गोल्ड में नहीं होती है। पहली बात, क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड आइटम है। अगर वो 22 कैरेट है तो वो सबके लिए 22 कैरेट है, अगर वो 18 कैरेट है तो वो सबके लिए 18 कैरेट है। डायमंड यूजुअली ये होता है कि ज्वेलर्स इसलिए प्रेफर करते हैं ताकि रिटेंशन रेट बना रहे, और अगर आप कैश वापस लेने जाएंगे तो आपकी उनसे टर्म सेट होती हैं। जब आपने ज्वेलरी ली होती है डायमंड की, तो वो आपको बोल के देते हैं कि आप जब वापस करोगे तो अगर आप कैश पे कुछ अमाउंट कटेगा या कुछ बढ़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द डायमंड। तो इसलिए हम कहते हैं कि आपने जिनसे लिया आप उनसे कैश लेकर आओ, वो क्योंकि वहाँ पे आपके टर्म सेट हैं, इट विल बी ईजियर फॉर यू। फिर उसके बाद कस्टमर एंड पे है कि वो वहीं पे उसको अगर कुछ डिज़ाइन पसंद आ रहा है, उसका ट्रस्ट है तो वहीं से ले, नहीं तो फिर वो हमारे पास आए, जहाँ पे हम उसको फिर हमारे मेन फोटे कस्टमाइज ज्वेलरी में भी बहुत है, सो पीपल प्रेफर अस फॉर कस्टमाइज ज्वेलरी एज वेल। कुणाल भाई, आप बताओ कोई ऐसे हैक्स या सीक्रेट्स जो नॉर्मल जनता से वो बहुत दूर है व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट, और आप बताना चाहोगे भी वो चीज़ें। रियल एस्टेट में 2 पर्सपेक्टिव होते हैं किसी भी कस्टमर के, या तो वो इन्वेस्टर होता है या वो एंड यूजर ऑफ द प्रॉपर्टी होता है। तो अगर इन्वेस्टर है तो एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट को ही पता होगा कि कहाँ पे मास्टर प्लान में डेवलपमेंट हो रही है, कहाँ मेट्रो स्टेशन आ रहे हैं, कहाँ वाइडर रोड्स आ रही हैं, कहाँ हेल्थ केयर आ रहा है, कहाँ इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हो रही है। वो एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट को ही पता होता है, और कौन सा नया डेवलपर एक नया प्रोजेक्ट लेके आने वाला है। बिकॉज जब एक बहुत बड़ा डेवलपर कोई बहुत अच्छी इन्वेंट्री लेके आता है तो बहुत ही लिमिटेड एप्लीकेशंस होती हैं, कि बार इट कुड बी एज लो एज 20, 30, 40। तो अगर आप इफ यू आर एसोसिएटेड विद अ गुड एक्सपर्ट, तो आप यू कैन गेट द एडवांटेज ऑफ अ गुड प्लेयर कमिंग विद अ गुड प्रोजेक्ट। दिस इज वन थिंग। एंड फॉर एंड यूजर्स, तो एक जो जो फर्स्ट होम बायर होता है, जनरली उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता होती। उसके लिए एक 3 BHK 1 करोड़ रुपए का है, लेट्स से वो, बट वो ये नहीं देख रहा कि एक डेवलपर शायद 2000 स्क्वायर फीट का बेच रहा है, एक शायद 1800 स्क्वायर फीट का बेच रहा है, वो 2100 स्क्वायर फीट का बेच रहा है। हो सकता है उसको 90 लाख कोई कोट करे, वो शायद इन्फ्लुएंस हो जाए, बट उसको शायद यही नहीं पता होगा कि पर स्क्वायर फीट रेट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मेट्रिक है, कि पर स्क्वायर फीट रेट किस प्रॉपर्टी का सबसे अच्छा मिल रहा है, उस डेवलपर का प्रोफाइल क्या है, वो कितना लिवरेज्ड है, उसका उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, उसका आर्किटेक्ट कौन है, उसका कॉन्ट्रैक्टर कौन है, उसकी फैसिलिटी मैनेजमेंट कौन करेगा, और क्या कंप्लीशन सर्टिफिकेट है उस प्रॉपर्टी का। सो देयर आर मेनी फैक्टर्स जो एक एक्सपर्ट को ही पता होते हैं। तो चाहे आप इन्वेस्टर हैं या एंड यूजर हैं, स्पेशली इन इंडस्ट्री लाइक रियल एस्टेट, जो कि अभी तक बहुत ज़्यादा लिस्टेड स्पेस में नहीं गई है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है, तो दी गेटिंग अ राइट एक्सपर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। सो जैसे कि कुणाल भाई यू सेड गेटिंग द राइट एक्सपर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकमिंग somebody who's an expert into real estate, अभी आपको तो काफ़ी टाइम से हो गया एंड you've maintained that trust with your clients, but रियल एस्टेट में घुसना, being a consultant, I think वो भी बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग घुसते हैं इसमें, एंड लॉट ऑफ कंसल्टेंट ऑल्सो ब्रेक द ट्रस्ट। तो उनसे भी थोड़ा सा मतलब दूर ही, उनको पहचानना कैसे बेसिकली कि ये मुझे सही एडवाइस नहीं दे रहा। सो जनरली आपको किसी से बात करके आपको आइडिया हो जाएगा, आप उससे पूछते हैं खुद की इन्वेस्टमेंट्स कितनी है, किस डेवलपर्स के साथ वो काम कर रहा है, उसके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स कौन है,
एंड आप उनकी गूगल रेटिंग्स देख सकते हैं, आप रेडिट पे रिव्यूज देख सकते हैं, आप उनकी वेबसाइट पूछ सकते हैं, उनका लिंक्डइन प्रोफाइल देख सकते हैं, आप उनसे कस्टमर पूछ सकते हैं, जिनके एग्जिस्टिंग कस्टमर, यू कैन इंटरेक्ट विद देम. ओके, देयर आर लॉट मेनी वेज. राइट. ठीक है कुणाल भाई, थैंक यू फॉर दिस आंसर. आप बताओ भावेश भाई. तो सीधी बात, इन्वेस्टिंग अगर करनी है इक्विटीज में, कीप इट सिंपल एंड बोरिंग. जो ये फिलॉसफी सीख गया वो इक्विटी कल्चर और इक्विटी में कामयाब हो जाएगा. जितना सिंपल और जितना बोरिंग होगा आपका इक्विटी जर्नी, उतना ही आपका फ्रूटफुल होगा और उतना ही अच्छा रिजल्ट वो लेके आएगा. जितना इसको एक्साइटिंग बनाएंगे कि यार मैं क्रिप्टो भी ले लूँ, मैं ये नया NFT आ रहा है, मैं ये भी ले लूँ, मैं वो भी ले लूँ, मैं इसमें भी इन्वेस्ट कर दूँ, एवरीथिंग इज बुलशिट यार. आपको टाइम बिताना है मार्केट में. कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, टाइम बिताओ मार्केट में, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करो. अगर आप इफ यू हैव टाइम, अगर आप बिजनेसेस को इवैल्यूएट कर सकते हो, अगर आप बैलेंस शीट पढ़ सकते हो, अगर आप सेकंड ऑर्डर थिंकिंग से सोच सकते हो और वैल्यू चेन समझ सकते हो. वैल्यू चेन का मतलब है मारुति सुजुकी का शेयर 10 साल से सेम है, बट मारुति सुजुकी के जो सप्लायर हैं वो 5x 10x हो गए हैं. सही बात. तो ये सेकंड ऑर्डर थिंकिंग है, ये वैल्यू चेन समझना है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर इंडिया में बढ़ रहा है, मारुति सुजुकी चाहे ना बढ़ रहा हो. तो अगर आप ये समझ सकते हैं, बिजनेस इवैल्यूएट कर सकते हैं, तो इक्विटी लो, टाइम दो, उसको कंपाउंड करो. नहीं समझ सकते तो यार म्यूचुअल फंड में जाओ, बहुत सिंपल है, SIP लगाओ, 20 साल में पैसा बहुत अच्छा बनेगा. बट टाइम फ्रेम होना चाहिए, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग होनी चाहिए. शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हो तो भाई प्लीज दूर रहो, तुम्हारे लिए नहीं है इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स. कोई एक्सपर्ट टिप्पणी एस्ट्रोलॉजर सर जी सर, इस पे देने के लिए? एस्ट्रोलॉजी में तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरत है जानने की कि क्या इसमें वीक पॉइंट्स है ना, जो नहीं होने चाहिए. तो मेरे अकॉर्डिंग हम लोगों के सामने ना कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं कि करियर कैसा जाएगा, रिलेशनशिप इश्यूज आ गए, फाइनेंशियल इश्यूज आ गए. लेकिन आपका क्या ड्यूटी है, जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर के सामने जाओ तो अपने आप को एक्सपोज मत कीजिए. पहले जाइए, शांति से बैठिए, अपनी कुंडली उन्हें दिखाइए, लेट हिम स्पीक फर्स्ट. पहले एस्ट्रोलॉजर को बोलने दीजिए कि उसके माइंड से क्या निकल रहा है. आधा घंटा वो बोले, नहीं तो एस्ट्रोलॉजर का माइंड बायस हो जाता है, फिर वो रटे रटाए आंसर आते हैं कि राहु यहाँ बैठा है, केतु यहाँ बैठा है. तो मेरा हमेशा ये सबसे कहना है कि पहले आप आके 30 मिनट्स कम से कम एस्ट्रोलॉजर को दीजिए और उसको सुनिए. टेस्टिंग करने के लिए नहीं, जस्ट कि उसके व्यूज क्या हैं आपकी लाइफ के बारे में. फिर आप अपने क्वेश्चन पुट करेंगे तो बिल्कुल सही सलाह पे जाएंगे. एंड सेकंड थिंग, रेमेडीज में कोई एस्ट्रोलॉजर आपको पूजा लिख देता है कि 51,000 की आपको पूजा करनी है, तो आई मस्ट मेंशन दैट कि हर किसी को पूजा नहीं सूट करती, हर किसी को मंत्र नहीं सूट करते और हर किसी को जेमस्टोन भी नहीं सूट करते. ये देखने का विषय होता है कि कौन सा प्लेनेट किसको सूट करेगा. तो ब्लाइंडली इंस्टाग्राम के उपाय मत कीजिए कि वहाँ ये कर दिया, वहाँ ये कर दिया. उससे आप अपना नुकसान जरूर कर लेंगे, फायदा तो शायद होता है या नहीं, मुझे नहीं पता. So this is the point. सो अभी सबने अपने सीक्रेट्स तो अच्छे से बता दिया, या हैक्स जो आम जनता को पता होने चाहिए और आप एक्सपर्ट्स को ही पता है. तो ये राउंड तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा गया. अक्षय से मेरा एक क्वेश्चन है कि जो न्यू जनरेशन है वो गोल्ड में कैसे इजीली इन्वेस्ट कर सकती है. अभी हमने ट्रांसपेरेंसी की बात तो कर ही ली, बट न्यू जनरेशन के लिए गोल्ड में या ज्वेलरी में और कैसे ऑप्शन है. जैसे आजकल मैंने बहुत सारा लैब ग्रोन डायमंड्स भी सुना है, तो थोड़ा सा हाईलाइट अपॉन दैट. लैब ग्रोन डायमंड्स आपने बहुत ही सही सुना है, कई लोगों ने सुना है, बट पीपल आर उनको इतनी नॉलेज नहीं है अभी इस बारे में. तो पहले तो थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि लैब ग्रोन डायमंड्स आर बेसिकली डायमंड्स विद सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, बट वो लैबोरेटरी में बनाए जाते हैं. द वर्ड सजेस्ट व्हाट दे आर. तो माइनिंग नहीं है, कंपैरेटिवली इतने कॉस्ट इंटेंसिव नहीं है. तो एक नेचुरल डायमंड आपका, अगर सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड विद EF कलर, VS क्लैरिटी, गुड कलर क्लैरिटी, हम 3.5, 4, 5 लाख तक का आता है. वही सेम डायमंड हम 50 to 70,000 के बीच में रेंज करते हैं लैब ग्रोन डायमंड. तो अगर आपको सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको 70,000 में मिल रही है और जहाँ 5 लाख रुपए खर्च रहे हो, वो आपका कैपिटल सेव्ड है. वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे आती है जो न्यू जनरेशन कर सकती है. सपोजिटली उसमें 2 चीज़ें हैं. एक मैं हूँ, मेरे पास आज है ही 50-60 हज़ार रुपये. ठीक है, मैं अपना शौक पूरा कर सकता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ को 1 कैरेट का सॉलिटेयर रिंग देने का. एक तो वो शौक पूरा हो गया. अगर मेरे पास 5 लाख रुपए हैं तो मैं 70,000 की वो रिंग लेके 4,30,000 रुपये का गोल्ड ले सकता हूँ, ओके, रीट ले सकता हूँ, या अगर सर कहीं बताएं मैं वहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ विद इन डिपेंडिंग ऑन द रिटर्न. अगर मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करता हूँ 4,30,000 रुपये, तो आपका डायमंड प्राइस तो विद इन 4 to 5 ईयर सिर्फ एप्रिसिएशन में कवर हो जाएगा, सेफ साइड.
ठीक है। आपकी डायमंड, आपकी वो रिंग 70,000 पे सब कवर हो गए, आपके पास आज भी 4,30,000 पे हैं जो अप्रिशिएट होके आपको नेक्स्ट टाइम 5 years 10 years में डाउन द लाइन आप कभी भी कैश कर सकते हो। एक तो वो एज एन इन्वेस्टमेंट आप ऑप्शन ले सकते हो, जहाँ पे लैब ग्रोन डायमंड्स हैव बेसिकली हेल्प पीपल शौक पूरे करने के लिए। बस शौक पूरे होते हैं तो- उनके सबसे पहले। तो इसकी बॉटम लाइन में हम ये लेके चल सकते हैं कि लैब ग्रोन डायमंड्स में इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ना करके आप अपने पैसे बचा सकते हो कि आपने 5 लाख का डायमंड ना लेके सेम प्रॉपर्टीज वाला लैब ग्रोन लिया एट अ फ्रैक्शनल कॉस्ट ऑफ 70K 80K। हाँ जी, अगर आपके पास 5 लाख थे ही तो बाकी गोल्ड में डाल दो। बाकी गोल्ड जो आपने 50-70 खर्च भी कर दिया लैब ग्रोन में, हाँ जी। वो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिल ही जाएगा थ्रू योर इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। को 5 लाख इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। आज मैंने सोचा मुझे रिंग चाहिए, मुझे 5 लाख का अमाउंट नहीं इकट्ठा करना, ठीक। तो वो अब डायमंड वो हर चीज में यूज है। आप रिंग्स लो, डायमंड नेकलेसेस लो, पेंडेंट्स, इयररिंग्स, पोल्की, लैब ग्रोन डायमंड पोल्की है जो हम वेडिंग ज्वेलरी देखते हैं, लोग लैब ग्रोन डायमंड से बनवा रहे हैं। आई हैव हैड कस्टमर्स कमिंग बैक टू मी कि मैंने ये 5 साल पहले मेरे हस्बैंड ने नेचुरल डायमंड की रिंग गिफ्ट करी थी, आज इसका इतना रिटर्न है, सेम लैब ग्रोन में बना दो, इसके साथ के 2 इयररिंग्स बना दो और इसके साथ एक मेरे को ब्रेसलेट दे दो। तो वो 5 लाख की चीज में मैंने उनको 4 चीजें भी आ गई, उनका एक पैसा नहीं लगा, तो वो पुरानी इन्वेस्टमेंट आज 4 चीजों में है, शौक पूरे हो रहे हैं। आप उसको वापस भी कर सकते हो, रिटर्न्स, एक्सचेंज पॉलिसीज, कैशबैक पॉलिसीज उस डायमंड पे भी हैं जो नेचुरल डायमंड पे होती हैं, विच इज़ वन मोर मिथ जो कस्टमर्स को होता है कि इस पे रिटर्न क्या है, इस पे एक्सचेंज वैल्यू क्या है, जो वहाँ सॉल्व हो जाती है। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैंने 50,000 का कोई लैब ग्रोन डायमंड लिया इन द फॉर्म ऑफ रिंग और अ नेकलेस, 4 साल बाद में आपके पास आया और मैंने कहा यार ये मुझे कैश आउट करने कर सकता हूँ मैं? 100% आप मुझे 50K कैश आउट करके दोगे या ज़्यादा या कम? मैं 80% ऑफ द वैल्यू कैश आउट करके दूंगा। अच्छा। अब उसमें भी कैच है, आपने मेरे से एक सेट लिया 5 लाख रुपए का, उसमें लाख रुपए का डायमंड है और 4 लाख रुपए का गोल्ड है। अच्छा, लाख रुपए का डायमंड मैंने कैश आउट करके आपको 80,000 80,000 दिया, फाइन। अब वो 4 लाख का गोल्ड ऑटोमेटिकली 5 साल बाद 1 लाख बढ़ चुका है या 50,000 बढ़ चुका है, तो आपको वो नुकसान नहीं होता, आपको वो प्रॉफिट देके जाता है ठीक है, एट द एंड। ठीक है। तो लैब ग्रोन में भी मिक्सचर हो गई गोल्ड एंड लैब ग्रोन ज्वेलरी सेम एज इट इज, अगर मैंने रिंग पहनी हुई है और मैंने इयररिंग पहना हुआ है, स्टड पहना हुआ है, तो उसमें डायमंड सिर्फ हम डायमंड रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, वो 14 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट हम गोल्ड में बनाते हैं, गोल्ड वैसा ही रहता है। तो इंस्टेड ऑफ नेचुरल डायमंड लगेगा वहाँ पे लैब ग्रोन डायमंड, उसमें which is वैसे भी also cost saving हो certified, रही है। everything same certificate रहता है, you can check it online कि ये लैब ग्रोन डायमंड है, इसकी ये स्पेसिफिकेशंस हैं। वो अगेन यहाँ से लेके यूएस तक ऑल ओवर द वर्ल्ड वैलिड है अगेन। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स है ये गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी के बारे में। अब एक क्विक रैपिड फायर राउंड मैं लास्ट में करना चाहता हूँ आप सबके साथ। अगर आप लोगों के पास किसी दिन 10 करोड़ रुपए आ जाते हैं और आपको उसको इन्वेस्ट करना अलाउड है, तो आप कहाँ डालोगे वो पैसे 10 करोड़? I would do in real estate. ओनली रियल एस्टेट? ठीक है, I believe in a mixed bag, but considering gold या metal, तो 7 crores in gold and 3 crores in silver. Silver is one of the upcoming metals which is promising in the near future. मतलब वो 10 CR में से कंसिडर नहीं करोगे आप रियल एस्टेट या इक्विटी, गोल्ड में या फिर सिल्वर Silver. में यू विल इन्वेस्ट? Yes. Of course, a pure equity, pure and pure equity. You bet on people, you bet on companies, you bet on their earnings, and that is how you compound wealth. And 10 करोड़ के 100 करोड़ होंगे, 1000 करोड़ होंगे, इंशाल्लाह सब कुछ होगा. You have to bet on the right person, the right company, which has earnings. एस्ट्रोलॉजर सर, आप कहाँ डालोगे वैसे अपने तो 10 करोड़? पहले भी इतनी अमाउंट तो नहीं, लेकिन काफी अच्छी अमाउंट्स पहले भी आई हैं, लेकिन अब पहले वाली गलती नहीं करूंगा कि उसे खर्चूंगा नहीं। इन तीनों को फोन मिलाऊंगा सबसे पहले। और दूसरा, वो जिस ईयर में आएगा, वो ईयर जिस प्लेनेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इन तीनों में से उसमें इन्वेस्ट करूंगा। अच्छा, मतलब प्लैनेट जो आपको गाइड करेगा जी, जी। वहाँ पे आप पैसे डालो। जी, तो अगर भावेश ने बोला यहाँ डालो पैसे बिल्कुल। और प्लैनेट अलाउ नहीं कर रहा, तो कुणाल भाई को वैसे भावेश जी को थोड़ा सा मना लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो रियल एस्टेट, स्टॉक्स, गोल्ड, अगर सिर्फ एक को पिक करना पड़े तो आप कौन सा चूज करोगे? अपनी कैटेगरी का नाम नहीं लेना। रियल एस्टेट, गोल्ड, इनमें से आप ज्यादा क्या पिक करना चाहोगे? इफ यू हैव अ सम ऑफ 10 CR अपनी कैटेगरी के अलावा?
I'll go half and half basically. अच्छा आधा गोल्ड डिपेंड्स कि मेरे पास वो अमाउंट कैसे आ रही है एंड एक इन्फ्लेशन का हेज होता है हमेशा गोल्ड. बुरे टाइम में गोल्ड काम आता है, ठीक है ना. अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा घर के अंदर तो छुप के बैठोगे नहीं, इक्विटी का पर्चा कहीं नहीं लहराओगे, तो गोल्ड ही है उस टाइम पे आपका सेवियर. तो गोल्ड में ज़रूर है. तो आज भी मेरा 10% ऑफ माई कॉपर्स इज इन गोल्ड एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट इट्स हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन. तो वो करना चाहिए. ठीक है. अक्षय. सबका एक ना कंफर्ट लेवल होता है. एवरीबडी इन्वेस्ट. जहाँ पे मैं शुरू से आपको ये कह रहा हूँ, कंफर्ट लेवल बहुत ज़रूरी है इंडिया में. सिंस मेरा कंफर्ट लेवल रियल एस्टेट में ज़्यादा है तो मेजर चंक मैं रियल एस्टेट में डालूंगा एंड देन रेस्ट ऑफ द चंक म्यूचुअल फंड्स, SIPs, जहाँ भावेश जी जैसे डालेंगे. मैंने चेक पकड़ाना है. कुणाल भाई. So as you mentioned, it has to be out of my category. So I would go 60% with mutual funds, 40% with gold. उसका वैसे मेरे लिए प्लेन रीजन ये रहेगा कि इतना सारा गोल्ड मेरे को घर पे रखना लिटिल डिफिकल्ट. म्यूचुअल फंड एक डैशबोर्ड है, तो ये डिजिटल गोल्ड भी तो ले सकते हैं आजकल. तो मैं वजह से नहीं पाऊंगा ना. ठीक है. उसमें एक छोटा सा ड्रॉबैक रहता है. आपने बात छेड़ी है तो मैं अच्छा. बीच में बता देता हूँ. उसमें सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस आप जहाँ से ले रहे हो उसके पास है. आप डिजिटल गोल्ड किसी से लेके मेरे पास नहीं आ सकते, किसी और के पास, किसी और वेंडर के पास नहीं जा सकते. बट आप गोल्ड कॉइन, गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड बिस्किट लेके आप ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी ज्वेलर के पास चले जाओगे तो वो 24 कैरेट ही है. वैल्यू देगा वो वही वैल्यू देगा. वो उस स्टेट का जो रेट चल रहा है वहाँ की वैल्यू देगा. लिक्विड गोल्ड में ये ड्रॉबैक है. तो इसमें मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा. वी हैव गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, वी हैव सिल्वर म्यूचुअल फंड्स. प्लेन 100% प्योर गोल्ड लेते हैं, सेम प्योर 100% सिल्वर वो लेते हैं, ठीक है ना. उसमें कोई फंड मैनेजर का रोल नहीं है, किसी का रोल नहीं है. आपको पैसे डालने हैं डिजिटल फॉर्म में, आपको गोल्ड एंड सिल्वर मिल जाएगा. जो उस समय का भाव होगा आप बेचेंगे, अगले दिन आपके अकाउंट में पैसे होंगे. ठीक है. सर ने तो पहले ही बता दिया कि सभी को फोन लगाएंगे, प्लैनेट के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे. अगर करंट की बात करें तो रियल एस्टेट. अच्छा, करंट की बात करें तो रियल एस्टेट. ठीक है सर. अभी तक का सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिग्रेट या इन्वेस्टमेंट मिस्टेक जो आपको नहीं करनी चाहिए थी. सर आपसे शुरू करते हैं. अभी तक का सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिग्रेट या इन्वेस्टमेंट मिस्टेक जो आपको नहीं करनी चाहिए. सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि इन्वेस्टमेंट ही नहीं की. बिकॉज जो खर्चा किया उसका कोई रिकॉर्ड नहीं कि कितना पैसा आया गया. बट जैसे कि इन्होंने मोटिवेट किया कई बार कि अपनी इनकम का इतना % अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो देयर इज नो नीड टू वरी. तो मैं उस प्रिंसिपल पे चल रहा हूँ. तो रिग्रेट सिर्फ यही है कि इन्वेस्टमेंट नहीं की. ओके, आप बताओ. सो आई एंटर्ड इनटू क्रिप्टो वेरी अर्ली, राइट. एंड मैंने क्रिप्टो से अच्छा पैसा भी कमाया. बट हैविंग सेड दैट मेरा पीस ऑफ माइंड गया. सो आई वाज इन जापान दैट टाइम एंड जापान में ये सब चीज़ें लीगल थी, शुरू हो गई थी. तो मैं घुसा, मैंने पैसा भी कमाया. बट जो मैं स्किल्स डेवलप करने गया था, बिकॉज क्रिप्टो मार्केट 24 आवर चलता है एंड वो चलता ही रहता है. सो आपको यू हैव टू बी इन्वॉल्व. सो मैंने एक चीज़ समझी लाइफ में, पैसिव इन्वेस्टमेंट का जो रोल है इन योर लाइफ शुड बी वेरी हाई. कि आप ऑटोमेट करो अपनी इन्वेस्टमेंट्स, पैसिवली करो, दैट विल यील्ड यू ग्रेटर रिजल्ट्स. एंड आप फोकस करो अपने काम में, अपनी स्किल्स में. सबसे पहले अपने पैसे जो भी हैं वो लगाओ अपनी नॉलेज में, अपने स्किल्स में. उसके बाद यू नो अपॉइंट राइट पीपल, आउटसोर्स द थिंग एंड गिव इट टू देम जो उस फील्ड में अच्छे हैं. मैंने डिजाइन करने गया था गाड़ियाँ और मैं क्रिप्टो करेंसीज ले रहा हूँ. आई थिंक इट वाज नॉट माय कप ऑफ टी, ऑल्दो आई मेड मनी, बट समथिंग दैट आई डिडंट वांट टू डू एंड मैं आज कभी भी नहीं करूँगा फ्यूचर में. ओके, सो दैट्स अ रिग्रेट दैट एक्टिव इन्वेस्टमेंट नॉलेज. यस. अक्षय. आई थिंक मैं अपने आंसर से हम सब के और हमारे सारे व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आंसर हो जाएगा कि मैंने इससे थोड़ा और पहले क्यों नहीं शुरू किया. इज द ओनली रिग्रेट एनी इन्वेस्टर वुड से. इन्वेस्ट करना शुरू जल्दी नहीं इन्वेस्ट, हाँ, जैसे मैंने अगर 2010 से शुरू किया तो मैंने 2005 से क्यों नहीं शुरू किया, 2007 से क्यों नहीं शुरू किया. कि थोड़ा और पहले किया होता तो आज कॉर्पस, सेविंग्स और वो जैसे सर कह रहे कंपाउंडिंग जो हर इन्वेस्टमेंट एसेट में होती है वो और ज़्यादा होती है और वो मल्टीफोल्ड होती है. कुणाल भाई. फॉर मी एक सिंपल इक्वेशन है जो मैंने शायद, आई बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, आई केम टू रियल एस्टेट, नोबडी इन माय फैमिली हैज एवर डन बिजनेस. So what I've done is your income minus expenses is equal to investments, जो मेरा for a long period of time तक रहा है. But I had realized it should be otherwise. Your income minus investments, whatever you left with should be the expenses.
अच्छा मतलब इन्वेस्ट पहले करो पहले करो, whatever is left should be your expenses. जो बचा उसी से एक्सपेंस करने हैं। बहुत सही बात I है। learned it very late हाँ because I being the first generation entrepreneur and investing सब चीजें नहीं सिखाई जाती, तो I learned it myself that investments should come first, Right. expenses should come the last. so that bad expenses can also be controlled. yes, exactly. राइट ठीक है, सर ने तो हमें बता ही दिया है। अगर आपको एक फाइनेंशियल गुरु या इन्वेस्टर के साथ डिनर पे जाने का मौका मिले तो वो कौन होगा? जिस तरह आपके केस में आप ऐसे भी बता सकते हो कि ऐसी कोई पर्सनालिटी, नॉट जस्ट अ फाइनेंशियल गुरु और इन्वेस्टर, कोई भी पर्सनालिटी जिसके साथ आप एक डेट पे जाना चाहो, वो कौन होगा या होगी? होगी वाला वर्ड तो पॉडकास्ट पे पूछने का नहीं है। बट स्टिल आई पर्सनली फील द वाइब्रेशन ऑफ मिस्टर आमिर खान। मतलब अगर वो अच्छा। सुन रहे हैं पॉडकास्ट तो उनके साथ मैं जरूर जाना चाहूंगा। काश सुन ले, काश। आई फील रियली इम्प्रेस्ड विद हिम, विद द ब्रांड वैल्यू ऑफ हिम, या नॉलेज के पीछे भागना, एक्सीलेंस के पीछे भागना। तो दिस इज आई कैन से। तो आमिर खान के साथ जाना चाहेंगे डेट पे आप? सो दिस अ जेंटलमैन कॉल्ड मुनीश पबराय। सबने वॉरेन बुफे का नाम सुना है, ऑफ कोर्स अगर मैं तो जाना चाहूँगा, ऑफ कोर्स वो मेरे साथ नहीं बैठेंगे तो वो तो आइडियल सिचुएशन होगी, बट ही विल नॉट सिट विद मी। बट देयर इज अ जेंटलमैन कॉल्ड मुनीश पबराय हु हैज क्लोन्ड वॉरेन बुफेस पोर्टफोलियो एंड नाउ इज अ बिलियनेयर। अच्छा, सो इट्स वेरी सिंपल। जैसे मैंने आपको बोला कि इन्वेस्टिंग इज एक्चुअली वेरी सिंपल एंड बोरिंग। अगर आप किसी का पोर्टफोलियो भी क्लोन करो एंड यू कैन क्लोन इट फॉर इयर्स एंड डेकेड्स, यू कैन बी वेल्दी। ही हैज डन दैट। तो वो कैसे वो माइंडसेट लेना है और कैसे वो क्लोनिंग करनी है, कैसे अपनी साइकोलॉजी बिठानी है सो दैट यू रिमेन इन्वेस्टेड इन योर ड्रीम्स, योर गोल्स एंड लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग आप कर पाओ, आई थिंक उनसे बढ़िया कोई नहीं सीख सकता। बिकॉज उनको भी शायद बिजनेस इतनी वैल्यूएट नहीं करने आती। ही हैज क्लोन्ड द पोर्टफोलियो, बट उनका ग्रोथ माइंडसेट है एंड ही हैज स्टेड विद दैट ग्रोथ फिलॉसफी फॉर इयर्स, एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू लर्न फ्रॉम हिम। सो ही स्टेज इन इंडिया और अब्रॉड? ही इज ऑफ कोर्स इन यूएस एंड उन्होंने सक्सेसफुली वॉरेन बुफे का पोर्टफोलियो डे 1 से कॉपी किया है क्या बात। एंड ही हैज मेड इनॉर्मस वेल्थ। आपने क्या नाम बताया फिर से? मिस्टर मनीष पबराय। मनीष पबराय। पबराय। ओके ओके, अच्छा। मैं मिथुन सचेती से मिलना चाहूँगा, द ब्रेन्स बिहाइंड कैरेट लेन। अरे तो ओके। उनके साथ डिनर अगर हो और उनसे सीखने का मौका मिले कि कहाँ कहाँ गलती नहीं करनी, वो दैट वुड बी टेकिंग अ ह्यूज लीप इन व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ। ग्रेट। कुणाल भाई? I would, if I can have my wish, so I would like to go with the founder of DLF, Mr. KP Singh. Okay. Right. Guys, I think we've had a very interesting podcast. और आज जो हमने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में डिस्कस किया है वो डेफिनेटली हम सीख सकते हैं कि कौन सी मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करनी चाहिए, और इन्वेस्टिंग जल्दी स्टार्ट करनी चाहिए। आज का जिस्ट वैसे यही था कि इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो जल्दी, और उसे आप डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो टू कंट्रोल योर रिस्क्स। और जैसे एस्ट्रोलॉजर सानी ने कहा कि अपने चार्ट को, बर्थ चार्ट को समझना भी बहुत ज़रूरी है, और एक एक्सपर्ट की गाइडेंस के साथ इन्वेस्ट करना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द इंटायर पॉडकास्ट। इफ यू स्टिल आर वॉचिंग, आई वुड लाइक इफ यू share this podcast, like this podcast, and subscribe to our channel for more. Thank you.